कर रहे हैं। ये जो 3 हफ्ते पे स्प्रेड करने का तजर्बा था, ये अच्छा था या बुरा था? अच्छा था। बच्चे गायब हो गए, अच्छा था। कौन सा अच्छा था? बच्चा आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत आउट होती जा रही है, बच्चे खरामा बीच में से गायब होते जा रहे हैं। मैंने शायद बताया था, मैंने पहली दफ़ा ऐसा किया है कि उसको इतना ज़्यादा स्प्रेड कर दिया जाए लोगों की सहूलत के लिए, लेकिन समझ ये आ रहा है कि लोग भी ना एक ख़ास लिमिट तक साथ साथ चल पाते हैं, फिर उनकी बस हो जाती है। वो कहते हैं ये टीचर ना ये एक अलग दुनिया में दाखिल हो चुका हुआ है, अब जो है ना इस टीचर का साथ देना जो है ना वो बड़ा गलत होगा। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग जो है वो आखिरी दिन भी या आखिरी 2-3 दिन में भी नज़र आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। सिलेबस का सबसे बड़ा एरिया, सबसे ज़्यादा वेटेज वाला एरिया मीटिंग का चैप्टर, डायरेक्टर का चैप्टर, और साथ में एम जो है ना नज़र से बचाने के लिए वो नहीं होता एक छोटा सा काला टीका लगा दिया जाता है कि ऐसा ना हो कि वो नज़र लग जाए। तो 3 और 8 इतने हसीन और इतने लेंथी चैप्टर थे कि उनको टीका लगाने के लिए एक चैप्टर नंबर 4 बीच में डाल दिया, जो बेचारा शुरू होने के बाद इंतज़ार कर रहा होता है कि कब उसको हाथ मारे और वो ख़त्म हो जाए। तो वो मुश्किल से 20-25 मिनट में ख़त्म हो जाता है बेचारा, और बाकी ये वाले चैप्टर जो है वो थोड़ा लेंथी हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम जल्दी से इस चैप्टर में एंटर होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में ना 2-3 तरह की इन्फॉर्मेशन है। मैं इस चैप्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। एक हिस्सा इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ मीटिंग्स, हम उन मीटिंग्स को समझें और उस मीटिंग के मेन मकासद को समझें और वो उन मीटिंग्स के बारे में जानें कि वो कैसे होती हैं, क्या है वो मीटिंग के क्या क्या मकसद हैं और किस टाइम पे हो रही होती हैं। जब वो तीनों तरह की मीटिंग समझ आ जाएँ तो फिर अगला एरिया आ जाता है जिसमें किसी भी किस्म की मीटिंग्स के जनरल रूल्स दिए हुए हैं कि वहाँ वोटिंग कैसे होती है, प्रॉक्सी कैसे अपॉइंट होता है, फलाना कैसे होता है, पोलिंग किस तरह से होती है, शो ऑफ हैंड किस तरह से होता है, कोरम क्या होता है, कैसे अपॉइंट होता है, चेयरमैन कहाँ से आता है, मीटिंग के मामलात कैसे लिखे जाते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू में जो पहला हिस्सा है हम देखने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ टाइप ऑफ मीटिंग्स। जब हम टाइप ऑफ मीटिंग्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जो मीटिंग्स हैं वो 2 तरह की होती हैं मेनली, डायरेक्टर्स की मीटिंग और मेंबर्स की मीटिंग। कंपनियों में जो फैसले होते हैं ना वो स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि कंपनी वाले किसी दिन बैठे हुए हैं और अचानक से 2 बंदों ने बैठ के सोचा यार ये काम ऐसे कर लेते हैं और फैसला हो गया। हर वो काम जो एम्प्लॉय लेवल पे होना है, एम्प्लॉइज़ को इख्तियार मिले हुए होते हैं, आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। लेकिन हर वो फैसला जो डायरेक्टर्स या मेंबर्स के लेवल पे होना है वो अकेले बंदे ने नहीं करना, वो ग्रुप ने मिलकर करना है, अनलेस कि आप एक SMC हैं जिसमें बंदा ही एक होता है। तो फिर क्या होगा, मेंबर्स लेवल पे फैसला होना है तो मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी और मेंबर्स की मेजॉरिटी उसको ओके करेगी, और अगर डायरेक्टर्स की मीटिंग में फैसला होना है तो डायरेक्टर्स को बुलाया जाएगा। तो अगर डायरेक्टर्स की एक ऐसी मीटिंग हो जिसमें सारे डायरेक्टर्स को बुलाया जाए, इसको कहते हैं बोर्ड मीटिंग। डायरेक्टर की ऐसी मीटिंग जिसमें सारे डायरेक्टर्स को बुलाया जाए उसे क्या कहते हैं? बोर्ड मीटिंग। और जब डायरेक्टर्स ने सिलेक्टेड कामों के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई हुई होती हैं, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ये कमेटी देखेगी, ऑडिट के डिसीजन ये कमेटी देखेगी, फलाना फैसले ये कमेटी देखेगी, तो जब डायरेक्टर्स की सिलेक्टेड ग्रुप को बुलाया जाए तो वो नॉर्मली कमेटी मीटिंग कहलाता है। तो बोर्ड मीटिंग सारे डायरेक्टर्स की मीटिंग और कमेटी मीटिंग सिलेक्टेड डायरेक्टर। सेम गोज विद मेंबर्स की मीटिंग, अगर सारे मेंबर्स सारे के सारे मेंबर्स को बुलाएं तो उसको जनरल मीटिंग कहते हैं। सारे मेंबर्स को बुलाएं, जनरल बोल रहा हूँ, एनुअल जनरल नहीं बोल रहा, जनरल। तो जब भी किताब में कहीं खाली जनरल मीटिंग लिखा नजर आए आप समझ जाइएगा कि ये हर तरह की मीटिंग का जिक्र हो रहा है मेंबर की। जनरल मीटिंग मेंबर की कोई भी मीटिंग, और अगर किसी खास ग्रुप ऑफ मेंबर को, किसी खास क्लास ऑफ मेंबर्स को इकट्ठा करना है तो वो कहलाती है क्लास मीटिंग। तो 4 मीटिंग होती हैं, बोर्ड मीटिंग, कमेटी मीटिंग, जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग। अच्छी खबर ये है कि हमने उस 4 में से सिर्फ एक को ज़्यादा देखना है, विच इज़ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग की बात करें तो जनरल मीटिंग के अंदर फिर 3 कैटेगरीज होती हैं, स्टैच्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग। स्टैच्यूटरी मीटिंग एक दफ़ा होने वाली, ज़िंदगी में एक दफ़ा, पहली दफ़ा होने वाली मीटिंग स्टैच्यूटरी मीटिंग होती है, हर जगह अप्लीकेबल नहीं है। AGM सालाना होने वाली मीटिंग है, हर साल हो रही होती है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कभी भी। नॉर्मली क्या होता है कि पहली दफ़ा कंपनी बनाते साथ ही आपको एक अहम मीटिंग करनी होती है जिसको हम कहते हैं स्टैच्यूटरी मीटिंग। एक अहम मीटिंग करनी होती है जिसको हम कहते हैं स्टैच्यूटरी मीटिंग। स्टैच्यूटरी मीटिंग का मतलब है कि पहली मीटिंग होगी, और ये नहीं होगी तो आपको याद होगा वाइंडिंग अप की तरफ जा सकते हैं हम। तो पहली ये मीटिंग तो बहुत शदीद ज़रूरी है, पता नहीं क्यों ज़रूरी है, अभी थोड़ी देर तक देखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि कंपनी शिफ्ट हो जाती है अपनी सालाना मीटिंग्स पे। पहली दफ़ा AGM कराती है, याद होगा 16 महीने में, फिर हर साल AGM करा रही होती है। तो कंपनी हर साल मेंबर्स की एक बड़ी गैदरिंग करती है और मेंबर्स पूरे साल के जो भी अहम फैसले हैं उस मीटिंग में आके कर लेते हैं।
तो नॉर्मली कंपनी को इन 2 मीटिंग के अलावा किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पहली दफ़ा स्टैच्यूटरी करा लेते हैं, वो भी अगर एप्लीकेबल हो, उसके बाद सालाना एक AGM करते रहते हैं, उससे काम चलता रहता है। बट समटाइम्स क्या होता है कि अगर एक AGM से अगली AGM के दरमियान अचानक से किसी अहम इशू पे इकट्ठा होना है, कोई इलेक्शन अचानक से आ गया, कोई अचानक से कोई अहम इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है जिसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, नाम चेंज करने की ज़रूरत है, कोई भी ऐसा काम जो 2 AGM के दरमियान आपको याद आया और करना भी बड़ा ज़रूरी है, अब आप मेंबर्स की मीटिंग बुला सकते हैं। इस मीटिंग को हम कहेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग। तो ये 3 तरह की मीटिंग है। अब अगेन एक ज़्यादा टाइम होता तो मैं तीनों तरह की मीटिंग को यहाँ बोर्ड पे लिखता, उनके डिफरेंट आइटम्स को सेग्रीगेट करता और बाद में हम किताब को देखने की कोशिश करते कि किताब हमें क्या बता रही है। लेकिन इस वक्त हमारे पास वक्त कम है तो हम थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। हम शुरू करते हैं EOGM के साथ। EOGM यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वो जो कि कभी भी करवाई जाए। ये एक ऐसी मीटिंग है जिसमें नॉर्मल मीटिंग के ना कुछ रूल वायलेट हो सकते हैं। नंबर 1, जो 21 दिन का नोटिस का टाइम है वो इसमें कम किया जा सकता है। अगर सारे मेंबर्स मान जाए 21 दिन से कम नोटिस हो सकता है। नंबर 2, सारी मीटिंग डायरेक्टर बुलाते हैं, लेकिन ये ऐसी मीटिंग है जिसमें अगर मेंबर्स की भी 10% के करीब तादाद इकट्ठी हो जाए तो वो शोर मचा के कह सकते हैं जी हमारे लिए मीटिंग करवाई जाए। अगर उनकी मीटिंग उनके कहने के मुताबिक नहीं होती तो वो मीटिंग खुद भी कर सकते हैं। वो पहले डायरेक्टर को मौका देते हैं, अगर डायरेक्टर 21 दिन तक कोई एक्शन नहीं लेते तो ये मीटिंग ये लोग खुद करते हैं। इन लोगों को रिक्विजिशनिस्ट कहते हैं। अब अगेन चूँकि चैप्टर बड़ा है तो बजाय इसके कि पहले मैं समझाते हुए भी सारी बात बताऊं फिर हम देखते हुए भी सारी बात करें, जल्दी से हम पहले EOGM पे पहुंच के उसके अंदर अल्फाज को देख के उससे दोस्ती कर लेते हैं। ऑल मीटिंग अदर देन AGM एंड स्टैट्यूटरी शैल बी AGM और स्टैट्यूटरी मीटिंग के अलावा हर मीटिंग क्या कहलाएगी? EOGM या EGM। इसका नोटिस 21 दिन पहले देना है। लिस्टेड कंपनी में, एक उर्दू एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, ये तो एक मुफ्त का पॉइंट है जो हम हमेशा कर रहे होते हैं। ये इन प्रोविंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज लिखा हुआ है, इसकी जगह हम कह सकते हैं सर्कुलेटिंग इन ऑल पाकिस्तान। अनलिस्टेड कंपनी में अगर मेंबर एग्री करें तो फिर वो एक शॉर्टर नोटिस पे भी मीटिंग कर सकते हैं। इसका मतलब लिस्टेड में शॉर्टर नहीं हो सकती, अदर देन लिस्टेड में 21 दिन से शॉर्टर नोटिस पे भी हो सकते हैं। डायरेक्टरी मीटिंग कभी भी बुला सकते हैं मेंबर से अप्रूवल लेने के लिए। तो इस इन्फॉर्मेशन ने हमें बताया कि AGM और स्टैट्यूटरी मीटिंग के अलावा हर मीटिंग क्या कहलाएगी? एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग। ये मीटिंग रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स पे भी हो सकती है। अगर कोई से 10% लोग इकट्ठे होकर कंपनी से कहें कि भी मीटिंग करानी है, वोटिंग का 10% भी हो सकते हैं और वो कंपनियां जिनमें शेयर कैपिटल नहीं होता तादाद का 10% इकट्ठा होकर कहते हैं। तो अगर ये 10% इकट्ठे होकर लोगों ने रिक्विजिशन दी कि मीटिंग करानी है तो रिक्विजिशन देने वालों को हम कहते हैं रिक्विजिशनिस्ट। तो रिक्विजिशनिस्ट के कहने पर ये मीटिंग फिर करवाई जा रही होगी। रिक्विजिशनिस्ट जो है वो अपनी एक ऑब्जेक्ट्स बताएंगे, साइन करेंगे रिक्विजिशन को। इस रिक्विजिशन के कहने पे डायरेक्टर्स को मीटिंग बुला लेनी चाहिए। अगर डायरेक्टर 21 दिन तक मीटिंग बुलाने का स्टेप नहीं लेते तो ये मीटिंग जो है रिक्विजिशनिस्ट खुद बुलाएंगे और वैसे ही करेंगे जैसे एक मीटिंग बुलाई जाती है। जितने भी इसके खर्चे हैं, जो भी सारा मामला है, वो पहले तो देंगे रिक्विजिशनिस्ट, बाद में ये कंपनी से क्लेम करेंगे और कंपनी डिफ़ॉल्टिंग डायरेक्टर्स की सैलरीज में से डिडक्ट करके इन लोगों को दे रहा होगा। तो ये रिक्विजिशनिस्ट, ये मीटिंग 90 दिन में हो जानी चाहिए। अगर रिक्विजिशन आ गई है ना तो या तो डायरेक्टर अगले 21 दिन में नोटिस दें और नोटिस पे जो भी टाइम लिखें वो 90 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। 90 दिन फ्रॉम रिक्विजिशन। रिक्विजिशन दी, 21 दिन का वेट है, बीच में पहले 21 दिन इंतजार करना है डायरेक्टर्स का। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर 10वें दिन एक नोटिस दे देते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि 30 दिन बाद मीटिंग है, तो 40 दिन में मीटिंग हो गई। 21 दिन में एक्शन लें, स्टेप 1। दूसरा, वो मीटिंग 90 दिन के अंदर अंदर बुलाएं तो ठीक है। अगर डायरेक्टर एक्शन ना लें या 90 दिन से ज़्यादा का टाइम दे दें, दोनों गलत है। डायरेक्टर ने एक्शन नहीं लिया तो रिक्विजिशनिस्ट एक्शन लेंगे। अब रिक्विजिशनिस्ट के पास भी रिमेनिंग टाइम अब जो 90 दिन है उनमें से 21 दिन माइनस हो चुके हुए हैं। अब जितने रिमेनिंग टाइम उनके पास बच गया है, इस टाइम में वो नोटिस दे सकते हैं, यानी इस टाइम में वो मीटिंग बुलाने का और सारे काम करेंगे। ये मीटिंग रिक्विजिशनिस्ट बुलाएं या डायरेक्टर्स बुलाएं, ये 90 डेज ऑफ रिक्विजिशन के अंदर अंदर होल्ड हो जानी चाहिए। तो ये रिक्विजिशनिस्ट से रिलेटेड। फिर हम एक ऐसी मीटिंग की तरफ आते हैं जिसका नाम है AGM। और AGM का जब जिक्र आता है तो इतने पढ़े लिखे ऑडियंस के सामने AGM को मैं अब क्या एक्सप्लेन करूं। तो कुछ बातें तो आपको पता है, जैसे फर्स्ट AGM 16 महीने के अंदर अंदर होती है, सब्सिक्वेंट हर कैलेंडर ईयर में करते हैं और 120 दिनों में करते हैं। एक्सटेंशन 30 दिन तक की दी जा सकती है। डायरेक्टर्स बुलाते हैं, 21 दिन का नोटिस देते हैं, अखबार में पब्लिश होता है, SCCP को जाता है। ये सारी बातें आपको पता है। आखिरी 2 बातें नई है जो इधर बताई हैं, आपने सिर्फ उन 2 नई बातों को ध्यान में रखना है, बाकी सारी बातें आपको आती हैं। लिस्टेड कंपनी की AGM उसी टाउन में होगी जहां उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसी इलाके में होगी।
और अगर वो इलाका को प्रॉपर शहर नहीं है तो आसपास का जो नियरेस्ट शहर होगा वहाँ पे फिर आपकी एजीएम होगी। दूसरी बात, एजीएम में आप मेंबर्स को एक ख़ास परमिशन देते हैं। एजीएम जो मेंबर्स की है उसमें लिस्टेड कंपनी एक इख्तियार देती है अपने मेंबर्स को। वो कहते हैं कि देखिए जी, हम एजीएम तो करा रहे हैं फलाना शहर में, लेकिन अगर आप लोग किसी और शहर में ज़्यादा इकट्ठे हो गए या एक बड़ी पावर में इकट्ठे हो गए तो हम आपको भी फैसिलिटेट करेंगे। तो रूल ये है कि 10% ऑफ द मेंबर्स अगर किसी एक शहर में इकट्ठे होके कहेंगे कि हमने एजीएम इसी शहर में अटेंड करनी है, भाई कराची में एजीएम हो रही है, लाहौर में 15% शेयर होल्डर्स इकट्ठे हैं, तीनों के पास मिला के 15% है, ये अगर फरमाइश करें कंपनी को तो लाहौर में इनको फैसिलिटेट किया जाएगा। कंपनी सेक्रेटरी और कंपनी का जो चेयरमैन है वो इनके लिए लाहौर में अरेंजमेंट सेट करेंगे, एक कमरे में इनको बुलाएंगे, उस कमरे में टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये मीटिंग को अटेंड कर सकते होंगे, इंटरनेट के थ्रू ये आके बैठेंगे। ये मीटिंग के शुरा काउंट होंगे, ये कोरम में भी काउंट होंगे, ये फिजिकल अटेंडी भी काउंट होंगे, इनके सारे वोट, हर चीज़ बिल्कुल वैलिड होगी जैसे कि ये कराची में उस मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे। तो ये टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी अवेल की जा सकती है। ये कब होगी? अगर किसी शहर में लिस्टेड कंपनी के 10% से ज़्यादा शेयर होल्डर इकट्ठे होकर कह दें कि हमें इस शहर में फैसिलिटी चाहिए, तो बस ये एक नई बात है जो यहाँ लिखी है, मेंबर ऑफ लिस्टेड कंपनी होल्डिंग कम अज़ कम 10% शेयर रिजाइडिंग इन अदर सिटी ऑन रिटन रिक्वेस्ट एटलीस्ट 7 days बिफोर एजीएम मे रिक्वायर कंपनी टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ वीडियो लिंक के वो अटेंड कर सकें। नीचे एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है कि एसएमसीए मीटिंग नहीं करेगी, एनुअल जनरल मीटिंग ना, जिसमें सालाना आप मेंबर्स को बुला के कहते हैं आओ कुछ अहम काम आप डिस्कस करें। क्या होते हैं वो अहम काम? जी, डिविडेंड की अप्रूवल एजीएम पे होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अकाउंट्स की अप्रूवल भी एजीएम पे होता है। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट जो हमारे सिलेबस में कहीं और नहीं लिखा हुआ वो भी इस पे हो रही होती है, और डायरेक्टर का इलेक्शन जो चैप्टर 3 में लिखा हुआ है वो भी इसमें होता है। तो ये 4 बातें नॉर्मली एजीएम में होती हैं। इन 4 बातों को हम ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ एजीएम कहते हैं। बिजनेस कहते हैं एजेंडे को। ऑर्डिनरी बिजनेस का क्या मतलब है? जो एक आम एजेंडा उस मीटिंग का, वो ऑर्डिनरी बिजनेस। तो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ एजीएम ये है कि आप अकाउंट्स अप्रूव करेंगे, डिविडेंड अप्रूव करेंगे, इलेक्शन कराएंगे डायरेक्टर को और ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। इन 4 के अलावा एजीएम में जो 5वां काम करेंगे वो स्पेशल बिजनेस कहलाएगा। और जब भी किसी मीटिंग के नोटिस में कोई स्पेशल बिजनेस होगा तो आपने नोटिस में उस स्पेशल बिजनेस की डिटेल्स भी बतानी है कि वो क्या है और किस तरह से होगा। और अगर उसमें कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भी अप्रूव होना है तो आप उसकी लोकेशन भी बताएंगे, वो डॉक्यूमेंट कहाँ पड़ा है ताकि उसको देखा जा सके। तो अगर कोई खुदा ना खास्ता पेपर में पूछ ले एजीएम का एजेंडा क्या होता है तो आपने कहना है ये 4 कॉमनली होते हैं। किताब ने यहाँ नहीं बताया, किताब ने आगे बताए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 4 एजीएम के एजेंडाज हैं। एजीएम हमें समझ आ गई। अब चलते हैं अपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग की तरफ। स्टैट्यूटरी मीटिंग के लिए मैं पहले आपसे खिताब करूंगा और फिर उसमें आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है मीटिंग, और फिर जल्दी से इसे पढ़ लेंगे। सालाना एक मीटिंग हो रही है, हमें समझ आ रहा है सालाना बड़े बड़े इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं। ईओजीएम भी हमें समझ आ रहा है कि अचानक से ज़रूरत पड़ने पे एक अहम मीटिंग बुलानी पड़े तो वो ईओजीएम है, वो भी हमें समझ आ रही है। ये उसके अलावा क्या बातें हैं? उसके अलावा जो बातें हैं उसमें स्टैट्यूटरी मीटिंग एक ऐसी मीटिंग है जो सारी कंपनियों पे एप्लीकेबल नहीं है, स्पेसिफिकली जिनको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट चाहिए होता है ना, ज़्यादातर उनके लिए ये मीटिंग कराने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जो पब्लिक कंपनी है ना, ये समटाइम अपने लॉन्च होते साथ ही या तो अपनों में शेयर बांटती हैं या जनरल पब्लिक को शेयर बांट देती हैं। तो फिर क्या होता है कि वो लोग जो इस कंपनी के शुरू में अचानक से मेंबर्स बन गए होते हैं उनको इंतज़ार करना पड़ता है 16 महीने के अंदर अंदर पहली एजीएम होगी, तब जाके कंपनी बताएगी कि चल क्या रहा है। भाई कंपनी स्टार्ट हुई 1-2 महीने में प्रोस्पेक्टस और वो सारे अप्रूवल वो सारे प्रोसेस कंप्लीट हुए, तीसरे महीने कंपनी के पास पैसे आ गए और कंपनी ने भी पैसा उठा के प्रोजेक्ट पे लगा दिया है। 6 महीने गुजर गए कंपनी को बने हुए। 3 महीने पहले हमसे पैसे ले गई थे कंपनी वाले, अब हमने करोड़ों रुपया कंपनी को दे दिया और हम सारे परेशान बैठे हैं कि पहली एजीएम आएगी तो फिर पता लगेगा। मेंबर्स को इतनी देर तक अंधेरे में रखना मुनासिब नहीं है, तो लॉ ने इन कंपनियों पे वाजिब करार दिया है कि आपने जो है ये मीटिंग करा लेनी है। ये मीटिंग कब करा लेनी है? 2 डेडलाइंस बताई हैं। वो कहते हैं जब आपकी इनकॉर्पोरेशन हुई है उसके 9 मंथ के अंदर अंदर मीटिंग हो जानी चाहिए। फिर एक दूसरी डेडलाइन भी दी है, उनका जो कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट आपने लेने की शराइत पूरी की थी, अगर वो सर्टिफिकेट मिल गया है तो उसकी 180 दिनों में करा लेनी है। अब सवाल ये है कि उसके 180 दिन या इसके 9 मंथ, उन्होंने कहा दोनों में से जो पहले आ जाए। तो अगर कंपनी जिस वक्त बनी है, फ़र्ज़ करें 3-4 दिन बाद कमेंसमेंट सर्टिफिकेट भी मिल गया, तो ज़ाहिर है इसके 6 महीने जल्दी गुजर जाएंगे, उसके 9 महीने गुजरने में भी टाइम होगा। और अगर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फॉर एग्जांपल इनकॉर्पोरेशन के 5वें महीने हुई है तो 5 महीने से आगे जब 180 दिन काउंट करेंगे
वर्सेस इधर से 9 महीने काउंट कर रहे होंगे तो ये पहले खत्म हो जाएंगे। तो सिंपल सा टोटका पेपर में जहन में रखना है कि अगर 2 डेट्स दी हुई हो, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अगर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 3 महीने के अंदर अंदर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आ रही हो तो फिर मान जाइएगा कि कमेंसमेंट के 6 महीने जल्दी खत्म हो जाएंगे। और अगर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इनकॉर्पोरेशन से कुछ 3.5-4 महीने के बाद आ रही हो तो फिर मान लीजिएगा कि 9 महीने पहले गुजर जाएंगे, क्योंकि 9 महीने वर्सेस 6 महीने 3 महीने का बीच में गैप है। 9 महीने को पूरे 9 महीने काउंट करना है, मतलब अगर 7 सितंबर से 9 महीने काउंट हो रहे हैं तो आपने मंथ 9 ऐड करके उस वक्त जग पहुंच जाना है। लेकिन जब किताब कहती है 120 दिन, 80 दिन, 90 दिन, तो फिर दिन काउंट करने होते हैं। तो 180 डेज़ का मतलब है आपने डेज़ को काउंट करना है। एक रेगुलर क्लास होती तो हम यहाँ पे बाकायदा पूरी टाइमलाइन बनाते हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के तजर्बे करते हैं, हमारे पास उतनी गुंजाइश नहीं है। लेकिन आई होप कि आपको बात समझ आ गई है कि कमेंसमेंट से आपने बाकायदा नंबर्स में 180 दिन काउंट करने हैं और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से आपने मंथ्स काउंट करना है, दिनों को फिर आगे पीछे नहीं करना। भूल जाना है कि फरवरी कितने दिनों का होता है, जनवरी कितने दिनों का होता है, आपने सिर्फ उतने मंथ आगे जाके उस डेट पर खड़े हो जाना है। तो इस वक्त की मीटिंग, इसका मतलब है ये मीटिंग बहुत ही लेट भी हुई ना तो कंपनी बनने के ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने तक जाएगी, और फर्स्ट एजीएम बहुत लेट हो तो 16वें महीने तक जा सकती है। तो टेक्निकली समझें उसके आधे टाइम पे तो ये मीटिंग आगे खड़ी हुई है, और ये 9 तो मैक्सिमम का हो सकता है, आप 7वें-6ठे महीने करा दें। ऐसा क्या करना है, ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि सारे मेंबर्स को फ़ौरन से बुला के कुछ बताना है? भाई मेंबर्स को आपने प्रॉस्पेक्टस में एक प्रोजेक्ट बताया था, लोगों ने उस प्रोजेक्ट के लिए पैसे भी दे दिए। अब क्या हुआ उसके बाद उन्हें नहीं पता, इवन उन्हें ये भी नहीं पता कि कंपनी में सब्सक्रिप्शन भी पूरी हुई थी या नहीं हुई थी। उन्हें ये भी नहीं पता क्योंकि उनको तो उस टाइम पे प्रॉस्पेक्टस नज़र आया था ना, उसके बाद तो उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई। तो फिर कंपनी के लिए एक बड़ी ज़रूरी मीटिंग है कि इन सबको बुलाया जाए और इन सबको बताया जाए कि कंपनी के बनने से लेके आज तक क्या क्या कुछ होता रहा है। कंपनी के बनने से आज तक, बनने से लेके आज तक क्या क्या कुछ होता रहा वो बताएं, और ख़ास तौर पे ये प्रोसेस बताएं कि हमने कितने शेयर इशू किए थे, कैश कितना आया था, अदर देन कैश कितना आया था, कंपनी के अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। इस वक्त अकाउंट्स तो नहीं बना सकते, अभी तो पूरा साल भी नहीं गुजरा, तो ना एक्रूवल ना इस तरह के कोई कॉन्सेप्ट वगैरह भी अप्लाई नहीं होंगे। अकाउंटिंग के अक्सर प्रिंसिपल भी साल से कम पे काम नहीं करते, तो यहाँ एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, कितना आया कितना गया, उसका एक ऑडिटर से ऑडिट करवा लेंगे। फिर ऑडिटर से कहेंगे ये भी ऑडिट कर दो कि हमारी शेयर्स की अलॉटमेंट सही हुई या नहीं हुई। तो फिर मेंबर्स को बुला के कहेंगे कि कंपनी ने इतने लाख करोड़ शेयर इशू किए थे, इतने करोड़ रुपए कंपनी के पास आए थे, ये अंडरराइटर था, अंडरराइटर ने इतना हमसे वादा किया था, इतना हमें अंडरराइटर की ज़रूरत पड़ी थी, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ये प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुँचा हुआ है, ये पैसा इस जगह लग चुका है, कंपनी के बड़ों के पैसे भी हम लगा चुके हुए हैं, ये प्रोजेक्ट अब चलना शुरू हो गया है, इस प्रोजेक्ट से पिछले 2 महीने में ये सारा काम हुआ है, कंपनी इस तरह से है, फलाना इस तरह से, यानी कि आप सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशन जो कंपनी के बारे में उन्हें बतानी चाहिए आप बताएंगे। कंपनी में इस वक्त ये डायरेक्टर्स लोग काम कर रहे हैं, कंपनी इससे इस तरफ पहुँची है, कंपनी की ये कमिटमेंट्स और कंपनी के ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं। ये सारी बातें करने के लिए आपको उनको एक मीटिंग में बुलाना है, और ये इतनी अहम मीटिंग है कि आप कहते हैं इस मीटिंग में सिर्फ एक ही एजेंडा डिस्कस होगा, बस यही है। डिस्कशन जितनी मर्जी कर लें, लेकिन फाइनली मेंबर्स को आप इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं कि वो अप्रूव करें आपकी इस मीटिंग को। अब इस मीटिंग को अप्रूव करवाने का तरीका क्या है? आप बजाय इसके कि उन सबको पहले तो बुलाएं कि आज हम आपको बुलाते हैं, एक अहम मीटिंग है, अब 5000 मेंबर्स और आप सबसे कह रहे हैं कि आओ हम तुम्हें वो राज बताएं जो आज तक किसी को नहीं बताया, तो ये तो सारे पहुंच जाएंगे। इन लोगों को फिर अरेंज करना बड़ा मुश्किल होगा। फ़र्ज़ करें सारे ना पहुँचे, 2000 भी पहुँचे, तो 2000 लोगों को भी आप कहाँ ठहराएंगे? नंबर 2, फिर जब मीटिंग करेंगे तो मीटिंग में आप इनको एक एक चीज़ बताएंगे, ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, 3-4 घंटे की तकरीर करनी पड़ेगी, और एंड तक उन्हें भूल गया होगा कि पहले घंटे में आपने क्या बातें की थी। लोग आवाज़ार हो जाएंगे, तो ये मीटिंग तबाह हो जाएगी अगर आपने ये सारी हरकतें की। आसान सोल्यूशन ये है कि मीटिंग में जो जो डिस्कस होना है एक रिपोर्ट में डालें, उस रिपोर्ट का नाम है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। तो स्टैच्यू मीटिंग के लिए स्टैच्यू रिपोर्ट होना ज़रूरी है, जो डिस्कस होना है वो रिपोर्ट में डालें, और 21 दिन पहले जब नोटिस भेजें तो ये रिपोर्ट भी साथ भेज दें, और नोटिस में लिख दें आओ इस मीटिंग में इस रिपोर्ट को अप्रूव करने के लिए। इस मीटिंग का एक ही एजेंडा है, क्या एजेंडा है? टू डिस्कस एंड अप्रूव स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। तो आप कहेंगे कि इसके अलावा अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहें करें, लेकिन अप्रूव सिर्फ एक ही चीज़ होगी। तो अब सबको पता है, वो 5000 लोगों को पता है कि मीटिंग में क्या डिस्कशन होगी, वही जो मेरे हाथ में किताबचा है, वो किताबचे को पढ़ेंगे, उनको कोई एतराज़ नहीं हो, मीटिंग में नहीं आएंगे। तो हो सकता है मीटिंग में 50 लोग आएँ, 6-7 लोग सवाल जवाब करें मुख्तलिफ, वो सवालों के जवाब डायरेक्टर्स दें, मीटिंग क्लोज हो जाए। तो मीटिंग से पहले 21 दिन पहले आपने सबको वो रिपोर्ट भेज देनी है। रिपोर्ट में ऑडिटर की रिपोर्ट भी डाल दें, और शेयर्स वगैरह के बारे में भी सारी चीज़ें डाल दें। अब जो मीटिंग में लोग आएंगे बस उन्हीं के साथ डिस्कशन होगी।
और फिर ये रिपोर्ट उठा के रजिस्ट्रार को जमा करानी है। अगर आप ये मीटिंग ना कराएं तो भी वाइंडिंग अप हो सकती है आपकी। अगर आप ये रिपोर्ट जमा ना कराएं तो भी वाइंडिंग अप हो सकती है। एजीएम में 2 साल का इंतजार था, सालाना 2 अकाउंट ना जमा कराए हो, सालाना 2 एजीएम ना कराई हो, लेकिन स्ट्रेची मीटिंग में वो इतने सेंसिटिव है, वो कहते हैं अगर ये मीटिंग ना कराई या इसकी रिपोर्ट जमा ना कराई तो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन जिस पे वाइंडिंग अप की तरफ जा सकता है। होपफुली हमें बातें समझ आई हैं। जल्दी से अब इसको किताब पे देखने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेची मीटिंग किस पे एप्लीकेबल है? हर पब्लिक कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल उस पर एप्लीकेबल है, और कोई भी प्राइवेट कंपनी जो अपने पहले ही साल में कन्वर्ट हो जाती है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। आपको याद होगा जो कन्वर्ट होती है कंपनी उस पर कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेना एप्लीकेबल नहीं है, उसके ऊपर ये मीटिंग एप्लीकेबल है अगर वो साल के अंदर कन्वर्ट हुई है। अब साल के अंदर अगर वो 9 महीने से पहले कन्वर्ट हुई है तो 9 महीने डेडलाइन बन जाएगी, और अगर कन्वर्ट हुई है 11वें महीने फॉर एग्जांपल, तो जैसी कन्वर्ट हुई है इमीडिएटली उसको ही मीटिंग करानी पड़ जाएगी। इसमें लॉ में ग्लिच रह गया, 9 महीने से 12 महीने के दरमियान के टाइम को डिफाइन नहीं कर सके वो बहुत ज़्यादा। तो हर कंपनी जिसका शेयर कैपिटल है उस पर एप्लीकेबल है, और हर वो प्राइवेट कंपनी जो साल के अंदर कन्वर्ट हो गई उस पर एप्लीकेबल है। टाइम क्या होगा? 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या 9 मंथ फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। यहाँ एक बड़ी मजे की बात उन्होंने कर दी, उन्होंने कहा अगर एजीएम आप पहले कर रहे हैं, एजीएम 16 महीने में होनी चाहिए ना, 16 तो मैक्सिमम डेडलाइन है। हो सकता है कंपनी का ईयर एंड इस तरह से एडजस्ट हुआ हो कि पहली एजीएम वो 8वें महीने में कर दें, फिर हर साल बात करें। तो अगर उन्होंने एजीएम को उठा के उसकी टाइमलाइन पीछे ले आए और वो स्ट्रेची मीटिंग की टाइमलाइन में दाखिल हो गई, तो बस स्ट्रेची मीटिंग अलग से करने की जरूरत नहीं है, उसी एजीएम में स्ट्रेची रिपोर्ट को भी डिस्कस कर लें और एजीएम को भी डिस्कस कर लें। तो हम कहते हैं स्ट्रेची मीटिंग नॉट रिक्वायर्ड इफ एजीएम इज हेल्ड बिफोर इट्स ड्यू डेट। पर्पस क्या है? डिस्कस एंड अप्रूव स्ट्रेच रिपोर्ट, एक ही पर्पज है, डिस्कस करेंगे, अप्रूव करेंगे। डायरेक्टर्स मीटिंग में एक लिस्ट ऑफ मेंबर भी अवेलेबल कर देंगे, जितने भी लोग मीटिंग में आए हैं वो देख सकते हैं कि मेरे अलावा और कौन कौन मेंबर्स हैं। पहली दफ़ा तो वो कंपनी में आ रहे हैं, कोई भी मैटर डिस्कस करना चाहें कंपनी के बनने से लेकर अब तक डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अप्रूवल क्या होगी? सिर्फ उसी पे जो नोटिस में लिखा हुआ था। मीटिंग एडजर्न भी हो सकती है, वक्तन फ़वक्तन ये मीटिंग आगे मुलतवी हो सकती है, और एडजर्न मीटिंग में होने वाले एजेंडा भी वैसे ही वैलिड हैं जैसे ओरिजिनल मीटिंग वाले। देन आती है इसमें स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के कंटेंट्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने अलॉट हुए थे, कैश और अदर देन कैश कितने थे, कैश आया कितना है, अदर देन कैश की डिटेल क्या है, रिसीट एंड पेमेंट की डिटेल जिसमें शेयर्स डिबेंचर से कितने पैसे आए, पेमेंट कितनी की, रिमेनिंग इन हैंड कितने हैं, शुरू के एक्सपेंसेस जो कंपनी के बनाने और उससे रिलेटेड हैं वो कितने हैं, उसमें खासतौर पे डिस्काउंट या कोई कमीशन है वो कितने हैं, डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह कौन कौन लोग हैं, कोई रिलेटेड पार्टी अगर कोई कमीशन वगैरह पे किया डायरेक्टर को, चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह को उनकी अपनी कंपनियों के लिए, तो वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो मेंबर्स अब मॉडिफाई करना चाहें, अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल हुआ था नहीं हुआ था तो क्या हुआ था, एक ब्रीफ रिव्यू कंपनी के अफेयर्स का जब से कंपनी बनी है तब से लेके अब तक कंपनी ने क्या कराए नुमाया सर अंजाम दिए उसके बारे में डिटेल। ऑथेंटिकेशन फाइलिंग क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव और कम से कम एक डायरेक्टर साइन करेगा लिस्टेड में। ये देखी बातें लग रही है ना, ये कौन सी बात है? अकाउंट्स की अप्रूवल, तो ये वही अकाउंट वाली अप्रूवल, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की अप्रूवल है। ऑडिटर रिपोर्ट होगी अलॉटमेंट के ऊपर, कैश रिसीव के ऊपर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए, और ये सारी चीज़ें उठा के हम लोग जो है वो रजिस्ट्रार को भी भेज देंगे ताकि वो भी अपने पास नोट कर ले। तो ये 3 तरह की मीटिंग देख रहे हैं। अब यहाँ पे किताब आगे आती है, वो कहती है कि इनमें से कोई मीटिंग ना हो सके, 3 मीटिंग है, एजीएम अपने टाइम पे ना हो सके, स्टैट्यूटरी मीटिंग अपने टाइम पे ना हो सके, और ईओजीएम का तो कोई टाइम होता ही नहीं, लेकिन अगर रिक्वेजिशन देते हैं तो 90 दिन का टाइम होता है। तो जो मीटिंग टाइम पे नहीं हो सकी होगी वो मीटिंग फिर एससीसीपी कराएगा, एससीसीपी की कराई गई मीटिंग में एससीसीपी रूल्स डिफाइन करेगा। अगर वो कह दे कि एक बंदा भी कोरम है, कोरम मतलब कितने मिनिमम मेंबर्स होंगे तो मीटिंग होगी, अगर वो कह दे एक बंदा भी कोरम है तो वो एक बंदा कोरम बन जाएगा। इस मीटिंग का खर्चा एससीसीपी चाहे तो कंपनी से ले, चाहे तो किसी भी ऐसे शख्स से ले जो एससीसीपी को लगता है कि ये कसूरवार है, इसकी वजह से सारा हुआ है, तो एससीसीपी उससे भी पैसे मांग सकता है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है, बजाय इसके कि लाइन बाय लाइन हम पढ़ें, चूँकि अब इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं और टाइम हमारे पास कम है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइन बाय लाइन ना पढ़ा जाए, लेकिन मैं खड़ा होकर उसके ऊपर तकरीर ज़रूर करूँ। डन। मीटिंग को इनवैलिड डिक्लेयर करने का तरीका, अगर एक मीटिंग में जो फैसला है वो आपको पसंद नहीं आया, याद है वो जो क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स होते थे उनको वो फैसला पसंद नहीं आता था, तो 10% लोग 30 दिन में अदालत आ सकते थे। आपने ये जुमले याद रखने हैं, पेपर में कभी भी आपसे पूछे कि क्या हम कभी किसी मीटिंग को या मीटिंग के फैसले को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं, आपने कहना 10% लोग 30 दिन में अदालत के पास, 3 बातें, 10%, 30 दिन, अदालत, नल एंड वर्ड डिक्लेयर करवा सकते हैं। हमारे किताब में एक्सप्रेसली 3 जगह पे ये बात लिखी हुई है। जब आपने शेयर होल्डर्स के राइट्स वेरी करने होते हैं चैप्टर 5 में,
जब आपने मीटिंग को इनवैलिड डिक्लेयर करना होता है चैप्टर 8 में, जब आपने डायरेक्टर के इलेक्शन को इनवैलिड करना होता है चैप्टर 3 में। इन एनी केस उस एक्टिविटी के 30 डेज में 10% लोग अगर अदालत चले जाएँ तो वो जाकर उसको इनवैलिड डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो ये वाली बात यहाँ पे भी लिखी है कि इतने लोग अदालत जाएं तो अदालत उस पूरी मीटिंग को या मीटिंग के थोड़े से हिस्से को चाहे तो इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मीटिंग ऊपर पोर्शन चल रहा था। अब आगे छोटे छोटे से मिसलेनियस एरिया शुरू हो जाते हैं। तो तैयार हैं? मुख्तलिफ एरियाज देखते जाएंगे और पढ़ाते जाएंगे। जी हाँ, टाइप ऑफ मीटिंग में अगर सिम्बॉलिकली कोई सवाल है। जी देखिए, रेक्विजिशनर्स ने डायरेक्टर से कहा मीटिंग कराएं, बड़ी ज़रूरी है। डायरेक्टर्स ने घास नहीं डाली और डायरेक्टर्स ने इनके कहने पे मीटिंग नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? उनको सही नहीं लगा होगा। क्या इनका आईनी हक नहीं था? इनका आईनी हक था। जब इनका हक था कि डायरेक्टर का जब दिल करता है मीटिंग बुला लेते हैं, तो ये 10% लोग भी बहरहाल एक मैंडेट रखते हैं। इन्होंने कहा मीटिंग करवाएं और उन्होंने मीटिंग नहीं करवाई और ये मीटिंग इन्हें करानी पड़ी। अब जब ये कराएंगे ना तो ज़ाहिर है ये खर्चे उतना एहतियात से नहीं करेंगे। कंपनी वाली मीटिंग कराएं तो वो एक प्लान उनका होता है खर्चों के तरीके से, ये बेहंगम खर्चे कर देंगे। लेकिन ये बेचारे क्या करते हैं, कंपनी वालों ने फैसिलिटेट नहीं किया। तो अब जब ये खर्चे रिकवर करने की बात आएगी ना कि जो खर्चे मीटिंग के ये रिकवर कैसे होंगे, तो ऐसे में देखेंगे कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने इनकार किया था। वो डायरेक्टर्स जिन्होंने इनको मीटिंग नहीं कराने दी थी, कंपनी फिर उन डायरेक्टर्स की रेमुनरेशन रोक के इनको पैसे देगी। स्पेसिफिकली वो डायरेक्टर्स जो इन डिफ़ॉल्ट हैं, जो इस गड़बड़ में पाए गए थे, जिनकी वजह से ये सारी हरकत हुई है कि मीटिंग इनको खुद करानी पड़ गई। जी, टाइप ऑफ मीटिंग में कोई सवाल? ऑल क्लियर? ठीक है, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट देखते हुए चलते हैं। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड नोटिसेस। कोई भी नोटिस कंपनी या उसके ऑफिसर को अगर भेजना हो तो 4 तरीके हैं। कोई भी नोटिस SCCP या रजिस्ट्रार को भेजना हो तो भी 4 तरीके हैं, और कोई भी नोटिस मेंबर्स को भेजना हो तो भी 4 तरीके हैं। इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग ये सेम ही 4 तरीके हैं। वो 4 तरीके क्या हैं? आप पर्सनल, मैं बताता हूँ, पर्सनली हैंडओवर कर सकते हैं एक बंदे को। नंबर 2 पोस्ट या कोरियर कर सकते हैं। नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेज सकते हैं। और नंबर 4 किसी और तरीके से जो ये फ्यूचर में कभी ना कभी डिफाइन कर देंगे उसके तरीके से। पर्सनल हैंडिंग ओवर, ख़त या कोरियर, इलेक्ट्रॉनिक तरीका ईमेल शीमेल या जो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है, या चौथा वो तरीका जो उन्होंने बताना है। तो अब अगर किसी ने कंपनी या इसके ऑफिसर को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो वो उसको रजिस्टर्ड ऑफिस पे कंपनी के फिजिकली हैंड ओवर कर देंगे अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट, या पोस्ट कुरियर कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक या एनी अदर मोड। SCCP या रजिस्ट्रार को अगर कोई चीज़ देनी है तो भी फिजिकली उन्हें दे दें और एक्नॉलेजमेंट ले लें, पहला। दूसरा पोस्ट या कुरियर कर दें, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक, और चौथा एनी अदर मीन। और यहीं से नोटिस का भी जिक्र आता है कि नोटिस जो मेंबर्स को जाएगा वो भी फिजिकली अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट बाय पोस्ट, कुरियर सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या अदर स्पेसिफाइड मीन। तो यहाँ से जब नोटिस का जिक्र चल ही पड़ा है तो फिर नोटिस के बारे में बात करते हैं कि नोटिस एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो तमाम मेंबर्स को भेजा जाता है। जब भी लिस्टेड कंपनी के नोटिस का जिक्र आएगा तो एक इंग्लिश एक उर्दू न्यूज़पेपर का जिक्र भी आप कर सकते हैं। नोटिस में टाइम, प्लेस, डेट, क्या मकसद है, वो सारी बातें लिखी हुई होंगी। अगर एक बंदा मर गया है तो उसका नोटिस उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा। एक बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका नोटिस उसके ऑफिशियल असाइनी को मिलेगा। अगर जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं, 2-3 बंदों ने मिलकर शेयर्स लिए हुए हैं, तो जिसका नाम रजिस्टर में पहले लिखा हुआ है उसको नोटिस भेजा जाएगा। अब नोटिस आपने भेजा, मैं थोड़ा सा आगे भी कर दूं ताकि आपको नज़र आता रहे। नोटिस आपने भेजा और उस तक नहीं पहुंचा, आपका कसूर नहीं। अगर आप साबित कर दें कि आपने नोटिस भेजा सही तरीके से, आपने उतने दिनों का मार्जिन रख के उस तरीके से प्रॉपर नोटिस भेजा कि अगर नॉर्मली ऑर्डिनरी तरीके से भेजा जाए तो उस तक ऑर्डिनरी तरीके से पहुंच जाता, आपने अपनी तरफ से एहतियात की है। अब ये एहतियात जो आपने अपनी तरफ से की है, इसके करने के बाद नोटिस नहीं पहुँचता तो कंपनी का कसूर नहीं माना जाएगा। हाँ, वो बंदा बाद में 30 दिन में अदालत में जाके साबित कर दे कि मेरे साथ जान के नाइंसाफ़ी हुई है तो ठीक है, वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना चाहे तो कंपनी अगर साबित कर दे कि कंपनी ने प्री पे किया था, स्टैम्प किया था, एड्रेस किया था और उतने दिनों पहले भेज दिया था जिसमें ऑर्डिनरी तरीके से पहुँच सकता था, अब रास्ते में हंगामे हो गए, कर्फ्यू लग गया, इस्लामाबाद बंद हो गया, फलाना मसला हो गया, फलाना मसला हो गया, कंपनी का कोई कसूर नहीं कंसिडर किया जाएगा। ये नोटिस सिर्फ मेंबर्स को नहीं जाएगा, ये डायरेक्टर्स को भी जाएगा, कंपनी के ऑडिटर्स को भी जाएगा।
और वो बात तो हमें पता है कि डेथ शेथ के केस में कुछ और लोगों को भी जाएगा। नोटिस में एजेंडा वगैरह लिखे हुए होंगे, तो ये सारी बातें वो उसी तरह से हैं कि नोटिस का आप क्या कर सकते हैं, बाय पोस्ट भेजेंगे, प्रॉपर्ली एड्रेस वगैरह करेंगे तो समझा जाएगा। किसी को गलती से नहीं मिला तो आपका कसूर नहीं है। आप मेंबर्स को ये बताएंगे कि मेंबर्स वीडियो लिंक या प्रॉक्सी वगैरह के थ्रू आ सकते हैं। जॉइंट शेयर होल्डर्स का डेथ वगैरह का और लिस्टेड कंपनी में 10% वाला रूल जो एक शहर में रहते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने पहले की हुई हैं। नोटिस से रिलेटेड डिस्कशन खत्म हुई। फिर आती है स्पेशल बिजनेस। हमने क्या कहा था, 4 होते हैं नॉर्मल बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस। अकाउंट्स, ऑडिटर और डायरेक्टर रिपोर्ट की अप्रूवल, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और उसकी रेम्युनरेशन फिक्स करना, डिविडेंड डिक्लेयर करना और इलेक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। ये 4 काम हैं नॉर्मली एजीएम के। इन 4 कामों को हम कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। ये बिजनेस क्या होता है? कारोबार। लेकिन यहाँ लॉ के अंदर इस चैप्टर में बिजनेस का मतलब है एजेंडा। मीटिंग का बिजनेस का मतलब होता है मीटिंग में क्या कारोबार हो रहा होगा। मीटिंग में क्या कारोबार हो रहा होता है, मीटिंग में बातें हो रही होती हैं। तो मीटिंग का बिजनेस मतलब मीटिंग का एजेंडा। तो 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, यानी 4 ऑर्डिनरी एजेंडाज होते हैं जो एजीएम में डिस्कस हो रहे होते हैं। ये 4, इन 4 के अलावा जो भी होगा वो स्पेशल बिजनेस होगा। जब भी कोई स्पेशल बिजनेस मीटिंग में डिस्कस होना होगा तो एक स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट लिखी जाएगी उस बारे में कि ये बिजनेस क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी। और अगर किसी भी जगह पे आपने मेंबर से कहना है कि आओ इकट्ठे हो और हमने फलाना कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करना है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट या तो नोटिस के साथ भेज दें, और अगर नहीं भेज सकते तो फिर मेंबर्स को बताएं कि फलाना जगह कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में, अगर आपने आके देखना हो, पढ़ना हो तो आप देख सकते हैं। नोटिस, सर्विंग ऑफ नोटिस या स्पेशल बिजनेस से रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल, क्लियर है बातें? आगे चलते हैं। मीटिंग को प्रिजाइड करना, इससे भी बात करते हैं। अगेन साथ साथ हम दिखाते रहेंगे, थोड़ा सा एक तजर्बा करते हैं, थोड़ा जूम आउट ज़्यादा करके वो करते हैं कि स्क्रीन भी नज़र आती है और मैं भी यहाँ नज़र आता रहूँ, कंटेंट साथ साथ चल रहा हूँ, मैं बात कर रहूँगा। फिर बाद में देख लेंगे रात में तजर्बा भयानक रहा तो उसको अगले दिन नहीं करेंगे। ठीक है जी। प्रिजाइडिंग द मीटिंग, मीटिंग को हेड कौन करेगा? हमेशा स्टेप बाय स्टेप हम 3 रूल्स पे चलेंगे। सबसे पहले जो डायरेक्टर्स की मीटिंग का चेयरमैन है वही मेंबर्स की मीटिंग का चेयरमैन होगा बाय डिफ़ॉल्ट। वही शख्स, मतलब जब मेंबर इकट्ठे होंगे तो इंतज़ार करेंगे कि डायरेक्टर का चेयरमैन आए ताकि हमारी मीटिंग को भी चेयर करे। फॉर एग्जांपल वो मौजूद नहीं है, 15 मिनट गुजर गए, आधा घंटा इंतजार नहीं करना, 15 मिनट गुजर गए, 15 मिनट तक वो मौजूद नहीं है, तो फिर एक डिफरेंट चेयरमैन करना पड़ेगा। हो सकता है 15 मिनट में मौजूद हो लेकिन उसका गला ख़राब हो सकता है उसकी नीयत ख़राब हो सकता है उसका इरादा ना हो। कहने का मतलब है कि अगर वो मौजूद और विलिंग नहीं है तो फिर वो मीटिंग चेयर नहीं करेगा। फिर क्या होगा, डायरेक्टर्स आपस में से चूज़ कर लेंगे कि कौन शख्स हो जो डायरेक्टर्स में से वो बन जाए। डायरेक्टर भी तो मीटिंग में आए हुए होंगे कुछ, वो तय कर लेंगे कौन बने चेयरमैन। अगर फ़र्ज़ करें डायरेक्टर भी कोई नहीं है तो फिर मेंबर्स खुद ही से इलेक्ट कर लेंगे अपने लिए चेयरमैन, और फिर वो चेयरमैन उस मीटिंग को चेयर कर रहा होगा। तो ये 3 लेवल हैं जिसका जिक्र हुआ कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर मीटिंग में मौजूद होगा। अगर वो नहीं मौजूद 15 मिनट तक या वो अनविलिंग है तो डायरेक्टर्स चूज़ करेंगे, और अगर डायरेक्टर भी मौजूद नहीं है या विलिंग नहीं है और 15 मिनट गुजर चुके हुए हैं और वो उनमें से किसी का इरादा नहीं है तो फिर मेंबर्स आपस में से सेलेक्ट कर लेंगे। तो लेवल 1 बोर्ड का चेयरमैन, लेवल 2 बोर्ड में से कोई, लेवल 3 मेंबर्स में से कोई। एक स्टेप आगे चलते हैं। वोटिंग। वोटिंग कैसे होती है? कंपनी में वोटिंग 2 मशहूर तरीक़ों में से किसी एक से होती है। अगर वोटिंग के जनरल रूल्स देखने की कोशिश करें तो कंपनियां जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है, हर मेंबर के पास बराबर वोट होता है, और जिसमें शेयर कैपिटल होता है वहाँ कॉन्सेप्ट तादाद का भी चल सकता है और वोटिंग पावर का भी चल सकता है। जो जितने ज़्यादा शेयर खरीदता है उसके पास उतनी बड़ी वोटिंग पावर होती है। कंपनी में 1 लाख शेयर्स है, मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं, तो कंपनी में भले 5,000 मेंबर्स हैं लेकिन चूंकि मेरे पास उसमें से 10% शेयर्स हैं तो मेरे पास वोटिंग पावर आ जाएगी 10% की। तो वोटिंग तादाद से भी हो सकती है और पावर से भी हो सकती है। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में हमेशा तादाद से वोटिंग होगी क्योंकि उसमें वोटिंग पावर तो होती नहीं। हैविंग शेयर कैपिटल में 2 ऑप्शन है, शो ऑफ हैंड या पोल। तो शो ऑफ हैंड के बारे में किताब ने बात की कि अगर किसी ने पोल डिमांड नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट रूल है शो ऑफ हैंड, यानी कि चेयरमैन साहब कहेंगे कि ये एक अहम एजेंडा है, हाँ भाई आप में से बताएं आप कौन कौन राज़ी हैं, हाथ खड़े करें। कुछ लोग हाथ खड़े करेंगे, कुछ नहीं हाथ खड़े करेंगे। चेयरमैन पे वाजिब है कि वो बाकायदा उंगलियों से गिने कि कितने लोगों ने क्या हाथ खड़े हैं और बताए कि हाज़रीन में 70 लोग मौजूद थे जिनमें से 40 लोगों के हाथ खड़े थे। इसका मतलब है ये वाली रेजोल्यूशन इतने % मेजॉरिटी से पास हो गई। इवन सारे लोग भी 100% हाथ खड़े करते हैं ना
और किसी का हाथ नीचे ना हो तो भी इसके लिए बताना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा कि मुस्कुरा देगा कि अब तो सबको समझ आ गई है। एक्सप्रेसली बताएगा कि ये यूनैनिमसली 100% अप्रूवल से ये रेजोल्यूशन पास हुई है। तो शो ऑफ हैंड का रिजल्ट अनाउंस करेगा चेयरमैन। शो ऑफ हैंड में हर मेंबर के पास एक वोट होता है और चेयरमैन फिर एंड पे अनाउंस करेगा कि हाँ भाई इस वोटिंग का क्या नतीजा निकला, उसकी डिक्लेरेशन फाइनल मानी जाएगी। अब डिसीजन हो गया और अब ये मीटिंग आगे चल पड़ी और ये मीटिंग कंक्लूड हो गई, तो 2 दिन बाद अगर किसी को याद आए कि ओहो ये क्या हुआ, शो ऑफ हैंड में तो इंसान काउंट हुए थे, तो वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जिस वक्त शो ऑफ हैंड चल रहा है उस वक्त या इसका रिजल्ट आने पे इमीडिएटली अगर कुछ लोग उठ के कह दें कि ये क्या मजाक किया आपने तो इंसान गिन लिए, भाई मेरे पास 10% शेयर है मुझे 1 काउंट किया, ये भाई के पास 1% शेयर है इसको भी 1 काउंट किया, तो हर 10% से ज़्यादा वोटिंग पावर रखने वाले के पास ये राइट है कि अगर 2-3 बंदे मिल के 10% इकट्ठे कर लें तो उनके पास राइट है कि वो चेयरमैन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई हमें शो ऑफ हैंड से फैसला नहीं चाहिए, हमें चाहिए पोल से। पोल क्या होगा? पोल एक ऐसा मेथड होगा जहाँ पे वोटिंग पावर काउंट होगी। तो चंद लोग इकट्ठे होकर चेयरमैन को पाबंद कर सकते हैं कि हमें शो ऑफ हैंड नहीं, हमें पोल चाहिए। पोल में फिर एक लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। हर मेंबर को एक कागज़ दिया जाएगा, उस कागज़ पे लिखेगा उसका मेंबरशिप नंबर क्या है, उसके पास कितने शेयर्स हैं, वो कौन से दोस्त उसके हैं जिनका वो प्रॉक्सी बन के भी आया है, वो सारा लिखने के बाद अपना वोट देगा, वोट को फोल्ड करेगा, फिर एक शीशे के शफाफ डब्बे में डाला जाएगा। फिर उसके बाद चेयरमैन और वो जिन्होंने वो डिमांड किया था पोल, उनका एक नुमाइंदा साथ बैठेंगे, वो सारे वोटों को गिनेंगे, स्क्रूटनिंग करेंगे, रजिस्टर से वेरीफाई करेंगे और फिर पता लगेगा कि वोटिंग का रिजल्ट क्या निकला। ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है कि लॉ ने इजाज़त दे दी है कि आप चाहो तो पोल अभी करा लो, चाहो तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर लो। जो कंपनी के चेयरमैन है उसको 2 एक्स्ट्रा इख्तियार हैं इस सेक्शन में। एक इख्तियार ये है कि शो ऑफ हैंड से फैसला हो गया और किसी ने पोल डिमांड नहीं भी किया तो चेयरमैन भी पोल डिमांड कर सकता है। वो कह सकता है नहीं मुझे लग रहा है यहाँ मजाक हुआ है, ये काम तो पोल से करेंगे हम। और नंबर 2, जब पोल किसी ने डिमांड किया तो चेयरमैन के पास ये पावर है कि वो पोल आज कंडक्ट करे या उसको फ्यूचर पे शिफ्ट कर दे। तो ऐसा हो सकता है कि एक मीटिंग में जितने जितने पोल डिमांड होते रहे, भाई 7 एजेंडाज थे उनमें से 3 पे पोल डिमांड हुए, हर पोल डिमांड होने पे उसने कहा अच्छा जी मैं इसे होल्ड कर लेता हूँ, अगर मीटिंग के एंड पे टाइम बचा तो आज कर लेंगे, नहीं तो हफ्ते बाद इकट्ठे होकर सिर्फ पोल कर लेंगे। तो दिस कैन हैपन कि वो अगले 14 दिन का कोई सा भी टाइम दे सकता है और आज का टाइम भी दे सकता है। एडजर्न टाइम पे होने वाला पोल लीगली उतना ही वैलिड है जैसा ओरिजिनल टाइम पे होने वाला पोल, लेकिन अगर वो पोल एडजर्न मीटिंग में हुआ है तो वो उसका फैसला उस मीटिंग से ऑनवर्ड काउंट होगा, प्रोस्पेक्टिवली काउंट होगा, रेट्रोस्पेक्टिव काउंट नहीं होगा। 7 मई को मीटिंग होनी थी, उस मीटिंग में पोल हमने शिफ्ट कर दिया 14 मई को, तो 14 मई को पोल एग्जीक्यूट हो गया, तो जो पोल का फैसला वो 14 मई से आगे एप्लीकेबल है, वो 7 मई से आगे एप्लीकेबल नहीं है। ये पोल वाली बात समझ आई। 2 ऐसे केसेस हैं जिसमें चेयरमैन बेचारा कुछ नहीं कर सकता, उसको पोल अभी के भी करना पड़ेगा। इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, अगर मीटिंग स्टार्ट होती है और चेयरमैन का ही फटा पड़ जाता है और उस पर वोटिंग होती है और वोटिंग में कोई पोल डिमांड कर लेता है, चेयरमैन होगा तो मीटिंग चलेगी वरना मीटिंग नहीं चलेगी। तो फिर क्या होगा? पोल उसी वक्त करना पड़ेगा और उसी वक्त चेयरमैन सेलेक्ट होगा। तो चेयरमैन की इलेक्शन पे अगर पोल डिमांड हो रहा है तो वो भी करना पड़ेगा। दूसरा, अगर पोल डिमांड हो रहा है मीटिंग के एंड के करीब, मीटिंग चलते चलते एंड के करीब आ गई है और अब समझ नहीं आ रहा मीटिंग एडजर्न करें या आज ख़त्म कर दें, और रोला पड़ गया, वोटिंग हुई शो ऑफ हैंड से, कुछ लोगों ने तंग आके का पोल। अब जाहिर है फैसला क्या है, क्या मीटिंग एडजर्न करें या ना करें। तो ये चेयरमैन कैसे कह सकता है कि एक एडजर्न मीटिंग में मुलाकात करके इसके ऊपर फैसला करते हैं कि मीटिंग एडजर्न करें या ना करें। तो ये फैसला अभी के भी करना होगा। तो मीटिंग का पहला एजेंडा इलेक्शन ऑफ चेयरमैन और मीटिंग का आखिरी एजेंडा एडजर्नमेंट, ये दोनों एजेंडे एडजर्न नहीं हो सकते, ये दोनों के दोनों अभी के भी करने पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास हमेशा चेयरमैन के पास मौका है कि अभी करे या उसको फ्यूचर पे शिफ्ट कर दे। किताब ही कहती है कि चेयरमैन और फिर जो नॉमिनी है वो गिनती करेंगे, गिनती के बाद चेयरमैन अनाउंस करेगा और अनाउंस करके मिनट्स में लिख देगा। चेयरमैन पोल जैसे कंडक्ट होना है, किसने पहले वोट डालना है, क्या होगा, कैसे होगा, ये चेयरमैन का इख्तियार है। वहाँ कोई उठ के ये ना कह दे कि जी ये चेयरमैन ने पहले एक छोटे मेंबर को क्यों कहा कि तुम वोट डालो, पहले बड़े मेंबर को क्यों नहीं कहा वोट डालो। तो उस मीटिंग में उस वोटिंग का जो प्रोसेस रेगुलेट होगा वो कौन रेगुलेट करेगा? चेयरमैन। तो यहाँ पे फिर शो ऑफ हैंड और पोल के ऊपर सामने डिस्कशन हुई है जिस पे मैंने बात की है। तो होपफुली ये सामने स्क्रीन भी आपको नज़र आ रही है और मैं भी आपको नज़र आ रहा हूँ, ऐसे ही है ना? पता लगे मैं उधर इशारे करता रहा हूँ, स्क्रीन नज़र ही ना आ रही हो, एक खाली जगह। ठीक है जी, प्रॉक्सी, चलें काम कर लेते हैं इनकी आवाज़ से। यहाँ तक हमने जितना पढ़ा उसमें कोई सवाल, ताकि लेजिटिमेट हो जाए, आपको बुरा ना लगे बाद में। जी
जी, ऑर्डिनरी स्पेशल किसी भी किस्म के बिजनेस में एडजस्टमेंट हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है कैद। जी बिल्कुल, अगर डायरेक्टर के इलेक्शन की बात हो रही है और उसी को एडजर्न कर दें तो आप कर सकते हैं। आप देखें तो इस वक्त नहीं हो रही है एडजर्नमेंट, इलेक्शन कब से एडजर्न होता आ रहा है, मुल्क चल ही रहा है ना। तो वो खैर कहने का मतलब है डायरेक्टर के बगैर नहीं चल रही होगी कंपनी। रूल ये है कि जब नए डायरेक्टर्स ने आना होता है, इलेक्शन होना होता है, तो पुराने डायरेक्टर्स कोशिश करते हैं कि नए डायरेक्टर के आने की राह हमवार करें और उनको सीट हैंड ओवर करके जाएं। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो भी आखिरी दिन तक बैठा रहता है जब तक कि नए लोग नहीं आ जाते, और डायरेक्टर जो है वो थोड़ा सा इनएक्टिव ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन वो नए आने वाले लोगों के लिए जगह बना रहे होते हैं कि वो आएँ, हम उनको चार्ज संभालें, उनको सारी बातें समझाएं और हम निकल जाएँ। तो कंपनी बगैर डायरेक्टर्स के नहीं होती। और अगर लग रहा है कि इस तरह की सिचुएशन आ गई तो रजिस्ट्रार कंपनी को इमीडिएटली इलेक्शन कराने की नोटिफिकेशन दे सकता है अगर मेंबर शिकायत लेके पहुंच जाए। जी, कोई सवाल हमने यहाँ तक जो पढ़ा है। ठीक, जी देखें, इन्होंने अहम बात की, इन्होंने कहा देखें मेंबर्स को तो नहीं पता कंपनी में क्या चल रहा है, डायरेक्टर्स ही उन्हें बताते हैं। अच्छा, डायरेक्टर जब मीटिंग में उन्हें बुलाते हैं तो कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा ब्रीफ नहीं बताना चाहते। वो कहते हैं कि ये एक अहम एजेंडा है जिसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है, और उस एजेंडे की सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें भेज दी होती है एक नोटिस के साथ स्पेशल बिजनेस में, स्टेटमेंट मटेरियल फैक्ट सेक्शन 134, वो आगे उन तक पहुँच जाता है। मेंबर्स के हाथ में जैसी वो स्टेटमेंट आती है और उनको सारी चीज़ पता लग जाती है कि इस मीटिंग में डिस्कशन क्या होनी है। अब मीटिंग में कौन से वाले मेंबर्स आएंगे? क्या हर मेंबर उठ के चला जाता होगा मीटिंग में? वो मेंबर जो कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जिनके पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर है, जो ज़रा चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, ये वो लोग हैं जो कंपनी में शायद ऐसे हैं जो शायद डायरेक्टर के कैंडिडेट भी हैं, शायद कल परसों इलेक्शन में ये लोग डायरेक्टर भी बन जाएँ। तो ये लोग जब मीटिंग में आए हुए होते हैं तो इनके अपने ज़ाती इंटरेस्ट होते हैं। तो ऐसे में अगर चेयरमैन मौजूद नहीं है तो फिर डायरेक्टर से कहेंगे कि जी आप बता दें। अगर डायरेक्टर भी मौजूद नहीं है तो इनमें से कोई खुद ही से चेयरमैन बनेगा, तो ये आपस में से भी उसको चेयरमैन बनाएंगे जिसका इन्हें पता होगा कि इसको हमसे ज़्यादा कंपनी के बिजनेस का पता है, तो वो आके बैठ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये लोगों को सिरे से कुछ नहीं पता होगा। अगर मैं बात करूँ ना 10% शेयर होल्डर की, 10% शेयर होल्डर इतना बड़ा स्टेक रखता है कि उसे पता होता है कि क्या चल रहा है। वो कम से कम जहांगीर तरीन होता है, ठीक है। मतलब जिसके पास एक 10% स्टेक है तो सीधी सी बात है कि सबको, सारे डायरेक्टर को इलेक्शन के लिए वोट चाहिए। तो जिस अकेले के पास 10% वोट हो तो 4-5 डायरेक्टर तो इसके आसपास घूमते फिरते रहते होंगे। इसकी तो अपनी जेब में बहुत सारे MNAs होंगे, ठीक है, वो अपनी कंपनी बना सकता है। तो 10% वोटिंग पावर वाला एटलीस्ट इतना इंटरेस्टेड होता है कंपनी के अफेयर्स में कि वो डायरेक्टर नहीं भी है तो तकरीबन वो डायरेक्टर वाले काम कर रहा होता है। डन। जी, जब ये चेयरमैन सेलेक्ट करेंगे तो मेंबर्स जब इलेक्शन करेंगे ना इसका, तो चेयरमैन का, तो वो देखें, कोशिश ये करेंगे कि उसको चेयरमैन बनाएं जिसके पास ज़्यादा वोटिंग पावर है। फर्स्ट करें कुछ और लोग हैं शरारती से, वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने खप डाल दी और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि चेयरमैन तो हमारा होगा। तो जब ये सीनियर मैच्योर लोगों को मसला नज़र आएगा तो वो क्या करेंगे? वो कहेंगे पोल में वो शख्स जो 10-12% वाला है वो अपने आप को सारे वोट कास्ट करके कहेगा बन गया चेयरमैन। माइट इज़ राइट। अल्टीमेटली जो है ना, ये कंपनी है, कमर्शियल दुनिया है, यहाँ पे पावर की गेम है असल। डन, ऑल क्लियर। आगे चलते हैं। प्रॉक्सीज, यानी इस वक्त अब हम लेक्चर को इस तरह से कर रहे हैं कि मैं बोर्ड के करीब जाके नहीं एक्सप्लेन कर रहा, मैं लॉजिकली बता रहा हूँ, आप साथ साथ इंग्लिश देख रहे हैं ताकि जो है ना वो वक्त में थोड़ी बरकत आ जाए। और अच्छी बरकत आ रही है, मज़ा आ रहा है। क्या मुझे अकेले को मज़ा आ रहा है? ठीक है, आप लोग भी समझ रहे हैं ना? पता लगा कहें सर आगे पता नहीं खुद ही तकरीर करके चले गए। तो आपको आदत पड़ी हुई है कि यहाँ जाके एक लफ्ज़ के नीचे उंगली रख के बताएं ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे। लेकिन मेरे ख्याल में अब आप बड़े हैं और ये एक क्रैश कोर्स है और इस चैप्टर में बहुत सारा कंटेंट है। बगैर वेस्ट किए टाइम हम प्रॉक्सी की तरफ, स्क्रीन मैंने ओपन कर दी है, बातें मैं इधर से करता रहूँगा। प्रॉक्सी, अगर एक इंसान मीटिंग में नहीं आ सकता तो वो अपनी जगह किसी दूसरे इंसान को रेफ़र कर सकता है। पहली बात, क्या वो शख्स जिसको वो बुला रहा है उसका मेंबर होना शर्त है? रूल ये है कि कंपनी के आर्टिकल्स में क्या लिखा है। कॉमन रूल है, अगर आर्टिकल साइलेंट है तो कॉमन रूल है कि एक मेंबर अब अगर मीटिंग में नहीं आ सकता तो अपनी जगह प्रॉक्सी किसी मेंबर को ही भेज सकता है, नॉन मेंबर को नहीं भेज सकता। याद रहेगा, एक मेंबर अपनी जगह प्रॉक्सी
मेंबर को भेज सकता है, नॉन मेंबर को नहीं भेज सकता। लेकिन अगर आर्टिकल्स में लिख दें तो नॉन मेंबर भी प्रॉक्सी बन सकता है। तो पहली बात ये हो गई कि प्रॉक्सी मेंबर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आर्टिकल्स में लिखा हो तो नॉन मेंबर भी हो सकता है। अब आप मीटिंग में क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि एन उसी दिन आपके अपना कोई फैमिली इवेंट है, या उसी दिन आपकी किसी और कारोबार में कोई और मसरूफियत है, आप नहीं आ पा रहे। तो फिर आप कंपनी को बताएंगे कैसे मेरी जगह कौन आ रहा है? एक फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी कंपनी को जमा कराएंगे। ये फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी कहाँ से मिलेगा? ये 3 जगह से मिल सकता है। तरीका नंबर 1, नोटिस के एंड पे फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी लगा हुआ होता है, आप उसे वहाँ से टीयर करें, उसको लिख के भेज दें। तरीका नंबर 2, टेबल ए के अंदर इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, आप उस फॉर्मेट को उठाएं, उसको यूज़ करें और उसको उर्दू इंग्लिश जिस मर्जी ज़बान में लिख दें, वो आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी बन जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि आप एक सादा कागज़ पे कुछ भी ऐसा लिख दें जिससे आप अपने इख्तियारात किसी दूसरे को दे रहे हैं, तो ये भी बन जाएगा। तो फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी हो या इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी, ये आपने बनाना है। फिर मीटिंग जिस टाइम पे होनी है उससे कम से कम 48 घंटे पहले आपने कंपनी को रवाना कर देना है। मीटिंग अगर बुध को सुबह 8 बजे है तो आपने पीर को सुबह 8 बजे से पहले पहले तक कंपनी तक वो डॉक्यूमेंट्स पहुंचा देने हैं। कंपनी के पास कम से कम 2 वर्किंग डेज होने चाहिए। मीटिंग अगर जुमेरात को है दोपहर 3 बजे, तो फिर मंगल को दोपहर 3 बजे से पहले पहले आपने भेज देना है। अब फ़र्ज़ करें मंगल को 3 बजे से पहले हम कह रहे हैं, लेकिन बुध को छुट्टी है। अब अगर बुध को छुट्टी है तो कंपनी के पास तो 2 वर्किंग डेज़ नहीं आए प्रोसेसिंग के लिए, कंपनी को तो 1 दिन मिला, तो फिर आपका ये 24 घंटे पीछे हो जाएगी डेडलाइन। तो जुमेरात से आपने 2 नहीं 3 दिनों पहले फिर प्रॉक्सी फॉर्म जमा कराना होगा। अगर इन 48 घंटों के दौरान छुट्टी आ जाए, ये याद रखना है पॉइंट, ये पेपर में टेक्निकली तरीके से पूछा जा सकता है, इन 48 घंटों में छुट्टी आ जाए तो ये 48 घंटे एक्सटेंड होकर 72 घंटे पर पहुँच जाएंगे। 2 छुट्टियाँ दोनों दिन छुट्टियों क्यों, तो और ज़्यादा पहले हो जाएंगे। अभी जैसे ये 9-10 मुहर्रम वाला मामला था, अब अगर मीटिंग होनी है 11 मुहर्रम को सुबह 10 बजे, अब पीछे 9-10 मुहर्रम दोनों दिन वर्किंग डेज़ नहीं है, तो फिर इसका मतलब है 48 घंटे फिर उन 2 दिनों को माइनस करके उससे पीछे 48 घंटे शुरू होंगे। ठीक है, तो उन 48 घंटों में अगर छुट्टी आ गई तो जितनी भी छुट्टी आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकती हैं, उतने दिन एक्सटेंड हो जाएंगे पीछे की तरफ, तो डेडलाइन बढ़ जाएगी। यानी कि आपने कंपनी को कम से कम 48 आवर्स पहले भेज देना है ताकि उनके पास 48 घंटे यानी कि 2 पूरे वर्किंग डेज हों कि वो आपके प्रॉक्सी फॉर्म को देख सकें। कंपनी सबको एग्जामिन करेगी और क्या होगा, उस दिन मीटिंग में बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड जो बैठा होगा उसके पास एक लिस्ट होगी जिसमें लिखा होगा कि कौन कौन से मेंबर की जगह कौन कौन सा मेंबर आ रहा है। तो जो मेंबर प्रॉक्सी आएगा वो अपना NIC लेके आएगा, वो साथ दिखाएगा, साबित करेगा और उसको फिर मीटिंग में एंटर होने की इजाज़त मिल जाएगी। जब वो मीटिंग के अंदर आ जाएगा तो फिर वो शो ऑफ हैंड में तो हाथ नहीं खड़ा कर सकेगा, चूँकि शो ऑफ हैंड में प्रॉक्सी काउंट नहीं हो रहा होता, लेकिन जब पोलिंग होगी तो वो अपने वोट ज़रूर लिख के दे सकता है। हाँ, अगर एक मेंबर आया और वो किसी और मेंबर का प्रॉक्सी है तो वो हाथ खड़ा कर सकता है, क्योंकि वो अपना बहैसियत मेंबर हाथ खड़ा कर रहा है, अपने दोस्त को नुमाइंदगी नहीं कर रहा। लेकिन पोल के अंदर आप अपने वोट भी कास्ट कर सकते हैं और जिसके आप प्रॉक्सी बन के आए हैं आप उसके वोट भी कास्ट कर सकते हैं। तो प्रॉक्सी के पास हर वो पावर है जो एक मेंबर के पास मीटिंग में होती है। वो वोट कर सकता है, वो वोट नहीं कर सकता, वो पोल डिमांड कर सकता है, वो बातें कर सकता है, वो सारे काम कर सकता है जो एक बंदा उस मीटिंग में मौजूद है वो कर सकता है। अगर एक शख्स ने एक प्रॉक्सी के बाद गलती से एक और प्रॉक्सी भी जमा करा दिया कंपनी को, तो दोनों प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट फारिग हो जाएंगे, पिछला प्रॉक्सी भी फारिग और आने वाला प्रॉक्सी भी फारिग हो जाएगा। तो एक से ज़्यादा प्रॉक्सी नहीं जमा करा सकते। दिस कैन हैपन कि बहुत सारे लोग अपना प्रॉक्सी किसी एक बंदे को बना के भेज दें, लेकिन एक बंदा बहुत सारे लोगों को अपना प्रॉक्सी नहीं बना सकता। रेगुलर क्लास में उसको समझने के लिए हमने एक जो है ना वो एक एग्जांपल शायद बूफे शूफे वगैरह की भी टाइप की कोई देखी थी, तो खैर कोई बात नहीं, इस वक्त क्रैश है, मार्जिन उतना नहीं है। प्रॉक्सी के ऊपर हम लोगों ने बातें की कि प्रॉक्सी क्या है और किस तरह से है और ये क्या मामला होगा। रिप्रेजेंटेशन, मैंने प्रॉक्सी बताते हुए कहा जब एक इंसान मीटिंग में नहीं आ सकता तो वो अपनी जगह किसी दूसरे इंसान को नामजद कर देता है, तो इंसान का इंसान नुमाइंदा प्रॉक्सी कहलाता है। तो इदारे का इंसान नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। सम टाइम हमारी कंपनी पे जो मेंबर है वो नॉन नेचुरल पर्सन होता है। एक कंपनी हमारी मेंबर है, अब कंपनी तो इंसान है ही नहीं, अब कंपनी कैसे चल के है, उसकी तो टांगे ही नहीं है। तो कंपनी अपने एक नुमाइंदे को ऑथराइज़ कर देगी और वो नुमाइंदा हमारे पास आ जाएगा। कंपनी जिसको भी ऑथराइज़ करके भेज देगी वो हमारे पास आएगा, वो मीटिंग को अटेंड कर सकता है। इसको प्रॉक्सी नहीं बोलना, गुनाह होगा। प्रॉक्सी है इंसान ने अपनी जगह एक और इंसान को भेजा, रिप्रेजेंटेशन है किसी इदारे ने अपनी जगह इंसान को भेजा। कौन कौन सा इदारा? एक इन्वेस्टर कंपनी अपने नुमाइंदे को भेज सकती है, गवर्नमेंट की अगर इन्वेस्टमेंट है वो नुमाइंदे को भेज सकते हैं, किसी क्रेडिटर ने हमें लोन दिया हुआ है और हमने किसी मीटिंग में क्रेडिटर को बुलाना है तो वो अपने नुमाइंदे को भेज सकते हैं।
तो क्रेडिटर इन्वेस्टर कंपनी या फेडरल गवर्नमेंट अगर किसी वजह से कंपनी से कनेक्टेड है और कंपनी इनको मीटिंग में बुलाती है तो ये किसी भी शख्स को ऑथराइज करके कंपनी में भेज सकते हैं। वो शख्स एक इंडिविजुअल मेंबर काउंट होगा। अब ये प्रॉक्सी और इसमें फ़र्क है, ये शो ऑफ हैंड में हाथ खड़ा कर सकता है, ये वोटिंग भी कर सकता है, ये तादाद में भी काउंट होगा, ये कोरम के अंदर भी काउंट हो रहा होगा। तो अगर एक गवर्नमेंट के पास हमारे 40% शेयर है और वो मिस्टर बजाज को भेज देते हैं कि जी मिस्टर बजाज आप जाएं और आपने मीटिंग को अटेंड करना है, तो मिस्टर बजाज एक इंसान काउंट होंगे, 40% शेयर्स रखने वाला एक इंसान। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गवर्नमेंट जिसको रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज रही है, लॉ में एक्सप्रेसली लिखा है कि वो रिप्रेजेंटेटिव भी आगे से अगर किसी को प्रॉक्सी बनाना चाहे तो वो भी अलाउड है। तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव्स के पास यहाँ तक भी पावर होती है कि वो अपना भी आगे से अगर को प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहें तो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये 3 तरह के रिप्रेजेंटेशन हैं। कंपनियाँ दूसरी कंपनियों की मीटिंग में क्रेडिटर्स या गवर्नमेंट अगर मेंबर हों तो वो अपनी जगह किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं। एक स्टेप आगे चलते हैं, कोरम। कोरम इज़ वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो मीटिंग में आएंगे तो मीटिंग होगी, वरना मीटिंग नहीं होगी। अब ये कोरम कितना है, सामने स्क्रीन पे साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी, आप मेरी बात भी सुनते रहें। लिस्टेड कंपनी में तादाद में कम से कम 10 लोग, तादाद में कम से कम 10 लोग जो मीटिंग में मौजूद हों, या सामने आंखों से नज़र आ रहे हों या टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्क्रीन के पीछे नज़र आ रहे हों। 10 इंसान, 10 मेंबर्स फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए एंड उनके पास कम से कम 25% वोटिंग पावर होनी चाहिए। ये वोटिंग पावर चाहे उनकी खुद की हो चाहे प्रॉक्सियों वगैरह की मिला के हो, वोटिंग पावर में रिलैक्सेशन है। तो लिस्टेड कंपनी का मिनिमम कोरम है 10 इंसान एंड उनके पास कम से कम 25% वोटिंग पावर। मीटिंग में 150 लोग आ जाएं और वोटिंग पावर 25% ना हो, कोरम पूरा नहीं हुआ। मीटिंग में 4 लोग हों और 90% वोटिंग पावर हो तो भी कोरम पूरा नहीं हुआ। लिस्टेड कंपनी में कम से कम 10 इंसान फिजिकली प्रेजेंट, चाहे वो टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बराबर है, जिनके पास 25% वोटिंग पावर हो खुद की या प्रॉक्सियों की मिला के। अगर लिस्टेड के अलावा बाकियों की बात करें तो बाकियों में ये तादाद 2 मेंबर्स की है और वोटिंग पावर उसी तरह से 25% है। एसएमसी में ये तादाद उसी एक मेंबर की है चाहे खुद भी ना आए। ये भी मजाकिया सी बात है, एसएमसी के अंदर वो मेंबर खुद या उसका प्रॉक्सी वो मीटिंग कर सकता है जो मीटिंग उसने अपने साथ करनी है। तो वो मतलब एसएमसी के बारे में हमें इस सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं बताया तो हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। अब कोरम मौजूद नहीं है तो क्या होगा, जाहिर है जब कोरम मौजूद नहीं है तो मीटिंग किस तरह से होगी। कोरम कहते हैं मिनिमम वो तादाद जो हो तो मीटिंग हो सके डिसेंटली। भाई मैं किसी दिन क्रैश कोर्स में हूँ और यहाँ 3 बच्चे बैठे हुए हों तो कितना दुख होगा कि इसका मतलब है कि लोग ये पढ़ना ही नहीं चाह रहे। अब रादर देन के मैं सोचूं कि ये 3 बच्चे आए हैं और बाकी नहीं आए तो हम फिर कल परसों कर लेंगे लेक्चर में, उन 3 बच्चों को पढ़ा के चला जाऊँगा क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और आप लोग टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है उसमें आए हुए होंगे और आप लोग फिजिकली काउंट होंगे। कहने का मतलब है कि अगर एक जगह उतने लोग ही इकट्ठे नहीं है जिससे वो मुद्दा सही से डिस्कस हो सके तो फ़ायदा ही कोई नहीं उस मुद्दे का। तो कोरम वो मिनिमम तादाद है जो मौजूद हो तो मीटिंग करने का मज़ा आएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा। कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे वो बात की बात है। आधे घंटे तक वेट करना है, 15 मिनट वेट नहीं करना। चेयरमैन में 15 मिनट का वेट है और यहाँ आधा घंटा वेट करेंगे। आधा घंटा वेट करने के बाद भी अगर कोरम पूरा नहीं होता तो ये मीटिंग खुद ब खुद 1 हफ्ते बाद के लिए एडजर्न हो जाएगी। हफ्ते बाद इकट्ठे हुए, फिर आधा घंटा वेट किया, अभी भी कोरम पूरा नहीं हुआ। लॉ कहता है कोई से 2 बंदे आ गए, लिस्टेड हो या कोई भी कंपनी हो, कोई से 2 बंदे आ गए, जितनी मर्जी वोटिंग पावर है कोई मसला नहीं, कोरम पूरा हो जाएगा। अब अगर उतने भी इकट्ठे ना हो तो जाहिर है फिर एक मीटिंग हो ही नहीं पा रही, जो नहीं हो पा रही वो SCCP कराएगा तो वो तो एक बंदे को भी कोरम कह देगा। और अगर एक बंदा भी ना आ पा रहा हो तो इसका मतलब इस मीटिंग में कंपनी में इंटरेस्टेड ही कोई नहीं, तो SCCP खुद ही उठ के कंपनी की वाइंडिंग अप की तरफ ले जाएगी कंपनी को। अगर ये मीटिंग बुलाई थी फरमाइश करने वालों ने, फरमाइशी प्रोग्राम पे मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था एक बड़ा अहम एजेंडा है, ये ऐसे ही है जैसे आप लोग सारे कहें सर चैप्टर 3 पे ना एक स्पेशल क्लास होनी चाहिए, हम चाहते हैं कि चैप्टर 3 पे ना कोई 6-7 घंटे की क्लास हो, हम सारे इकट्ठे हों और हम 6-7 घंटे तसल्ली से पढ़ें। मैं भी एक्साइटेड हो जाऊँगी, भाई सैकड़ों का मजमा जो है वो करोड़ों आवाज़ें बुलंद कर रहा है कि जी वो, और उस दिन मैं लेक्चर लेने आऊँ और 2 बच्चे बैठे हुए हों तो जाहिर है वो जब हुई फरमाइशी प्रोग्राम पे, जब मुझे नीड नहीं लगी और बच्चों को नीड लगी और फिर भी उनकी बात सुन के हम लोगों ने उनका एहतराम किया, तो अब अगर बच्चे पूरे नहीं आएंगे तो डिसॉल्व। तो इसी तरह से अगर रिक्विजिशनिस्ट ने मीटिंग बुलाई और रिक्विजिशनिस्ट की मीटिंग में कोरम पूरा नहीं हुआ पहली ही दफ़ा, वो सबसे शुरू वाली मीटिंग में, अगर उसी वक्त मीटिंग में कोरम पूरा नहीं हुआ, मीटिंग डिसॉल्व हो जाएगी, वो मीटिंग नहीं होगी, फिर रिक्विजिशन ख़त्म हो गई, मर गई। अब दोबारा से रिक्विजिशन हो, दोबारा से सारा प्रोसेस हो तो एक अलग चक्कर है। तो वो मीटिंग रिक्विजिशनिस्ट वाली उसी वक्त डिसॉल्व हो जाती है और बाकी मीटिंग खुद ब खुद एडजर्न हो जाती हैं, याद रहेगा। तो ये वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं।
हाँ, दोनों चीज़ें एंड, यानी कि आपको 10 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट हो या वीडियो लिंक के थ्रू, हैविंग इन 10 लोगों के पास हैविंग कम से कम 25% जो पर्सन भी हो सकता है और एज प्रॉक्सी भी। तो ये दोनों में एंड है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तादाद भी पूरी होनी चाहिए, वोटिंग पावर भी पूरी होनी चाहिए। अगर एक कंपनी में मेंबर्स ही 10 से कम हो, ऐसा बहुत ही यूनिक केस में एक लिस्टेड कंपनी में शायद हो सकता है, क्योंकि अभी आपने लिस्टेड कंपनी की सारी बातें नहीं पढ़ी। आपने ये पढ़ा है कि लिस्टेड कंपनी के मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? 7। तो दिस कैन हैपन कि एक 8 बंदों की एक लिस्टेड कंपनी हो, उसमें तो कोरम कभी भी पूरा नहीं होगा, नहीं पूरा होगा। ये हर दफ़ा एक सिंबॉलिक मीटिंग रखा करेंगे और जब कोरम पूरा नहीं होगा तो एक हफ्ते बाद दोबारा से इकट्ठे होकर मीटिंग करा लिया करेंगे। कहने का मतलब है कि ये थ्योरेटिकली आपको लग रहा है क्योंकि अभी आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ, रूल बुक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कहती है कि एक कंपनी लिस्ट हो ही नहीं सकती जब तक उसमें 500 मेंबर्स ना हो। तो 500 आपको कम से कम मेंबर्स चाहिए एक लिस्टेड कंपनी में। तो कंपनीज एक्ट ने मिनिमम तादाद बताई है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये तादाद तकरीबन समवेयर 1000 से 3-4 हज़ार के दरमियान होती है। तो इसलिए प्रैक्टिकली ये बड़ा इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है कि एक लिस्टेड कंपनी में बंदे ही 10 से कम हो, और बाकियों में तो तादाद वैसी 2 की लिखी हुई है, 2 तो वैसी बड़ी आसान सी तादाद है। जी, 10 डायरेक्टर हो, वो 10 डायरेक्टर मेंबर्स भी हो, उनके पास 25% वोटिंग पावर भी हो, तो मीटिंग हो जाएगी। कन्फ्यूजन कहाँ पे? नहीं, डायरेक्टर्स वहाँ पे डायरेक्टर्स के नाम से आए हुए नहीं है, मेंबर्स के नाम से। डायरेक्टर वहाँ मौजूद है, इंतज़ामी तौर पे वो डायरेक्टर है, लेकिन वोटिंग के तौर पे वो मेंबर है, तो वो सब मेंबर के तौर पे शामिल होगा, डायरेक्टर के तौर पे शामिल नहीं होगा। रिक्विजिशन, अगर एक ही बंदे के पास 10% वोटिंग पावर हो तो क्या वो भी रिक्विजिशन बुला सकता है? यस। असल में मैंने ये नहीं कहा कि वो एक बंदा मीटिंग कर ले आके, वो एक बंदा क्या करेगा? कंपनी को रिक्वेस्ट करेगा। कंपनी हो सकता है सारे मेंबर्स को खत भेजे। अगर कंपनी नहीं एक्शन लेती तो फ्री एक्शन लेगा। ये एक्शन हमारी किताब में नहीं डिफाइंड, ये SECP से रब्ता करता है। SECP कंपनी से इसको एक लिस्ट ऑफ मेंबर्स जनरेट करवा के देती है और लिस्ट ऑफ मेंबर को ये नोटिस भेजता है कंपनी के खर्चे से। वो सारा कुछ करने के बाद भी अगर लोग इकट्ठे नहीं हुए, इसका मतलब है इसके एजेंडा में दम ही नहीं था, इसने बहुत ही फजूल बात की थी। जिस पास 10% वोटिंग पावर हो ना, उसने तो 2-3 डायरेक्टर्स को भी हैसियत मेंबर बुला लेना है। आप लोग असल में ना 10% को समझ ही नहीं रहे। एक लिस्टेड कंपनी में 10% का मतलब शायद कोई 40 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर। गेम बहुत ऊपर की हो रही है, तो आप हल्का ले रहे हैं 10% वाले को, कि 10% वाला बेचारा आगे बैठा हुआ होगा, को साथ ही नहीं दे रहा होगा। तो 10% वाला तो उसके पास तो इतनी पावर है कि वो बड़े आराम से कोरम पूरा करवा सकता है। जी, जी, अगर आप एक प्रॉक्सी को भेजें और प्रॉक्सी एक ऐसा वोट कर बैठे जो आपने उसे नहीं बताया था, तो आपका कसूर, आपने गलत बंदे को भेजा। कंपनी जिम्मेदारी नहीं लेगी। वो शख्स जो आपका नुमाइंदा बन के आया, आपने राइटिंग में कहा ये मेरा नुमाइंदा है, जो कहेगा समझना मैंने कहा है, उस बंदे ने एग्जैक्टली ऑपोजिट कहा जो आपने उसे कह के भेजा था, तो कंपनी उसी के फैसले को आपका फैसला मानेगी। आप बाद में आके कस्में खाते रहेंगे ये मेरे साथ धोखा हो गया, वो कहेंगे आपने गलत बंदा चूज़ किया आपके साथ। हम कहते हैं ना हमारा क्या कसूर, हम आवाम का, हम क्यों भुगत रहे हैं? तो कसूर हमारा ये है कि हमने वोट किया होता है। तो अगर हम सही लोगों को वोट करें तो चांसेस हैं कि हमें सही से रेगुलेट किया जाए। बस सही लोग अगर आ जाए ना, कैंडिडेट बन के आ जाए, तो फिर मज़ा भी आए। प्रॉब्लम ये है कि गलत लोग कैंडिडेट होते हैं, फिर उन गलत में से देखते हैं कि कम गलत कौन सा है। जी, आखिरी सवाल, क्योंकि हमने आगे भी जाना है। जी, अगर प्रॉक्सी हमने जमा कराना है 2 वर्किंग डेज पहले, हमने ध्यान रखना है कि दरमियान में अगर पब्लिक हॉलीडे है तो हम उसका मार्जिन रखें। जैसे 9-10 अनाउंस पब्लिक हॉलीडेज़ होती हैं, लेकिन अभी आपको पता है कि इस्लामाबाद में 2 दिन अचानक से ऑफ कर दिया उन्होंने फॉर सम वेरी अनसीन अननोन रीजंस। तो अगर अचानक से कोई हॉलीडे आ जाए तो वो तो काउंटेड नहीं थी, तो आप समझा जाएगा कि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा कर दी है। जी, ये आखिरी सवाल था, आगे चलते हैं। नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन, ये जो मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होनी है इसका नोटिस कौन देगा? यानी नोटिस में रेजोल्यूशन कौन लिखता है? पहली बात है अगर रिक्विजिशनिस्ट मीटिंग बुलवा रहे हैं तो वो क्या करेंगे? वो रेजोल्यूशन अपने पास लिख देंगे, ठीक है। तो रिक्विजिशनिस्ट अपनी नोटिस के साथ रेजोल्यूशन भेजते हैं, डायरेक्टर भी रेजोल्यूशन का नोटिस वहाँ पे डाल सकते हैं। कि रेजोल्यूशन, ये मीटिंग का नोटिस और रेजोल्यूशन के नोटिस में क्या फ़र्क है?
मीटिंग का नोटिस आप मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, तो क्या एक अलग से नोटिस जाएगा? नहीं, इसी नोटिस के अंदर जहाँ स्पेशल बिजनेस दिया हुआ ना कि ये वाला काम करेंगे, वहाँ एक ड्राफ्ट बना हुआ होगा। जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होनी होती है ना, आपने उसका एक ड्राफ्ट बना देना होता है कि ये रेजोल्यूशन है जो पास होगी मीटिंग में। अब नोटिस में ये कौन लिखता है? या डायरेक्टर्स लिखते हैं या रिक्विजिशनिस्ट फरमाइश करते हैं। लॉ ने एक स्पेशल केस बताया, वो कहते हैं अगर एक बंदे के पास 5% वोटिंग पावर है, 5%, ऐसे में जो ऑनलाइन यूजर्स मुझे सुन रहे हैं, अगर किसी के पास एक ऐसी किताब है जिसमें 10% लिखा हुआ है तो उसे चेंज कर दें, ये 5% हो गया हुआ है कंपनी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, अब ये 5% है। 5% वोटिंग पावर, यानी कि समटाइम किसी के पास कोई पुराना वर्जन होता है किताब का तो उसमें वो 5 और 10 की कन्फ्यूजन होती है, तो ये अभी करंट आज की डेट में ये रूल 5% है। 5% वोटिंग पावर रखने वाला अगर शख्स ये चाहता है कि नोटिस में मेरी पसंद की रेजोल्यूशन डले, तो वो कंपनी को नोटिस भेज सकता है। कंपनी से कह सकता है मेरी रेजोल्यूशन नोटिस में डालें। भाई कंपनी ने पहले 21 दिन पहले नोटिस सबको भेजा कि ये 6 एजेंडाज हैं। मैं एक मेंबर हूँ, मेरे पास नोटिस आया, मैंने कहा हो 7वां बड़ा अहम एजेंडा था, मैंने बताया भी था गुप्ता साहब को, उन्होंने फिर भी नहीं डाला। ठीक है, असल में मैं नाम लेते हुए ना इंडियन नाम इसलिए ज़्यादा ले रहा होता हूँ कि उसकी मुमासलत बड़ा कम होगी आप में से किसी के साथ। मैं नाम लेते हुए कोई देसी नाम ले लूँ और वो आप में से किसी का नाम हो और वो ऑफेंसिव सी बात हो रही हो तो शायद आप लोग माइंड ना कर जाएं, तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि एग्जांपल में कोई इंडियन नेम, लेकिन सम टाइम कुछ पाकिस्तानी नेम भी निकल जाते हैं मुँह से, तो वो बस मकसद यही होता है ये नाम लेने का कि वो एकदम से कोई हकीकी शख्स है उसकी जो है ना वो प्रेजेंस वो बना हो। तो उसने कहा जी मैं तो गुप्ता साहब को कब से कहा हुआ था कि ये करें, मतलब नोटिस में रेजोल्यूशन डालें, अब नहीं डाला। तो ये अब 5% वाला बंदा भी रिवाइज नोटिस भेज सकता है कंपनी को। अगर इसने मीटिंग से एक रीज़नेबल टाइम पहले अपना रिवाइज नोटिस भेज दिया कि ये रेजोल्यूशन डालें, तो कंपनी वो रेजोल्यूशन नोटिस में डालेगी और तमाम मेंबर्स में सर्कुलेट कर देगी। तो ये तीसरा केस है, हम कहते हैं 5% वाला भी नोटिस दे सकता है और वो कंपनी को भेज सकता है। रिक्विजिशन के साथ रिक्विजिशनिस्ट नोटिस देंगे और इस बंदे के लिए रूल है 10 दिन पहले मीटिंग के अगर ये नोटिस दे देता है तो वो नोटिस कंपनी तमाम लोगों को सर्कुलेट करवाएगी। एडजर्न मीटिंग में होने वाली रेजोल्यूशन कितनी इफेक्टिव होगी कितनी नहीं, अभी हमने बात की थी कि वो वैलिड है लेकिन वो फ्यूचर डेट से एप्लीकेबल होगी, वो पास्ट डेट से एप्लीकेबल नहीं होगी। देन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। लिस्टेड में ये ऑप्शन नहीं है और ऐसी पब्लिक में ये ऑप्शन नहीं है जो कि 50 मेंबर से बड़ी हो। प्राइवेट में ये ऑप्शन है और उन पब्लिक अनलिस्टेड में जिनके पास मेंबर्स 50 से कम हो। ये लोग क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि मीटिंग बुलाएं, जो भी डिसीजन लेना है, फॉर एग्जांपल एक फैसला होना है कि जी फ़र्ज़ करें कंपनी फ़लाना इन्वेस्टमेंट करे या ना करे और हम सोच रहे हैं मेंबर्स को बुलाएं, तो मेंबर्स को ख़त में लिख दें कि हम ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप हाँ या ना में जवाब दे दें। कंपनी के 13 मेंबर्स थे, सेक्रेटरी ने सबके नाम खत लिखा और सबको भेज दिया। सब ने उस खत का जवाब चेयरमैन को वापस भेजा। चेयरमैन ने उन सारों को इकट्ठा करके देखा कि हमने 13 लोगों को खत भेजा था, 8 लोगों ने कहा कर ले इन्वेस्टमेंट और 5 ने कहा नहीं। जवाब देना ज़रूरी होगा और जवाब देने के बाद मुकर भी नहीं सकते कि मैं तो ये जवाब दिया ही नहीं था, इसमें यूटर्न लेना भी अलाउड नहीं है। तो आपने सबको खत भेजा, उस खत का उन्होंने जवाब दिया और उस जवाब में जो उन्होंने कहा था वो मामला तय पाएगा। तो हम कहेंगे कि एक ऐसी रेजोल्यूशन पास हो गई जो थ्रू सर्कुलेशन है, यानी कि इसमें मेंबर्स को ख़त मिला और ख़त के थ्रू ही फैसला हो गया। अब रिकॉर्ड में कहाँ आए, मीटिंग जब हुई नहीं तो मिनट्स तो बने ही नहीं, आने वाली मीटिंग के मिनट्स में इसको साथ ऐड कर दिया जाता है। तो मिनट्स में 2 तरह के रिकॉर्ड होते हैं, जो मीटिंग होती है उनकी डिटेल और जो रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन होती हैं वो भी इसमें ऐड होती हैं। रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन समझ आया? ये ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए आपने नहीं करना, वो उन 4 ऑर्डिनरी बिजनेस में अलाउड नहीं है, उसके अलावा हर बिजनेस में आप ये कर सकते हैं। ऑर्डिनरी में नहीं करना, लिस्टेड ने नहीं करना, 50 से ऊपर की पब्लिक ने नहीं करना। तो 50 से नीचे वाली पब्लिक अनलिस्टेड, प्राइवेट, फॉर अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस ये वाली हरकत कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। यही सेक्शन डायरेक्टर के चैप्टर में भी हमें नजर आएगा, वहाँ इंशाल्लाह हम जाके नहीं पढ़ेंगे। फाइनली मतलब आखिरी 1-2 बातों की तरफ आते हैं। रेजोल्यूशन, जितनी भी स्पेशल रेजोल्यूशन है 15 दिन में रजिस्ट्रार को जमा करानी होती है और रेजोल्यूशन वगैरह डायरेक्टर या सेक्रेटरी की तरफ से ऑथराइज होनी चाहिए। और जब भी आपकी रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार के पास गई वो आपके अपने आर्टिकल्स वगैरह के साथ उसको जोड़ के रख लेता है। मैं ऑनवर्ड जब भी हमारी कंपनी किसी को आर्टिकल या किसी को भी कोई चीज़ इशू करेंगे तो उसमें वो तमाम रेजोल्यूशन मर्ज होके और जो भी उसकी वजह से आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आर्टिकल में चेंज की तो आपके आर्टिकल में वो स्पेशल रेजोल्यूशन अमेंड हो जानी चाहिए ताकि अगली दफ़ा आप आर्टिकल की कॉपी दें तो लेटेस्ट कॉपी हो। देन मिनट्स में क्या करना है, हमने कहा हर कंपनी वो मिनट्स मेंटेन करेगी जो अदर देन जनरल मीटिंग हुई है रेजोल्यूशन,
यानी कि रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, और जो मीटिंग की प्रोसीडिंग्स है उनकी फेयर एंड एक्यूरेट समरी। मिनट्स एक रजिस्टर में मेंटेन किए जाएंगे, ये रजिस्टर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन होगा। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर, जो इन्वेस्टमेंट हमारे नाम पे नहीं होती थी, सेम रूल्स यहाँ पे इस रजिस्टर से रिलेटेड भी हैं कि ये रजिस्टर जो है इसके अंदर सारे मिनट्स की डिटेल आ रही होगी, सारी ऐसी मीटिंग जो कि अदर देन दिस हुई हैं रेजोल्यूशन के ऊपर, वो सबकी डिटेल होगी। मिनट्स का रजिस्टर मेंबर हर दिन कम से कम 2 घंटे देख सकते हैं। इन 2 घंटे में हल्की फुल्की रुकावट हो सकती है, लेकिन 2 घंटे कम से कम अवेलेबल होगा। अगर इसकी कॉपी लेना चाहे तो नोटिस देना होगा कंपनी को, और कंपनी से इजाज़त लेनी होगी। कंपनी 7 दिनों में आपको इजाज़त दे देगी, लेकिन मीटिंग होने के अगले 7 दिन में आप कंपनी को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि हमने मिनट्स देखना है। मिनट्स में फेयर एंड एक्यूरेट समरी है। अगर एक मीटिंग से रिलेटेड मिनट्स मेंटेन हुए हैं तो ये समझा जाएगा कि मीटिंग हुई थी और इसमें ये रेजोल्यूशन या एजेंडा पास हुआ था। तो वो मीटिंग जिसके मिनट्स अवेलेबल नहीं है, ये समझा जाएगा कि मीटिंग हुई ही नहीं है। तो मिनट्स इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए। ये मिनट्स का जो रजिस्टर है फिजिकल फॉर्म में 20 साल तक संभाल के रखना है। हर जगह 10 साल की रिक्वायरमेंट है, यहाँ 20 साल की रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब तक कंपनी ख़त्म नहीं हो जाती, आपने अनलिमिटेड टाइम तक इसको संभाल के रखना है। डन। तो दैट वाज ऑल अबाउट मीटिंग का चैप्टर। छोटी छोटी सी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर था। कल का दिन हमारे लिए अब काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है कि कल हम डायरेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। डायरेक्टर का पहला बड़ा पोर्शन जो डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्टर्स और इनएलिजिबिलिटीज़ और ये इस तरह की बेसिक चीज़ें हैं, इन पे बात करेंगे। और परसों इंशाल्लाह ताला डायरेक्टर को ख़त्म करते हुए चैप्टर 4 को ख़त्म करके इंशाल्लाह आपकी ज़हमत को तमाम करेंगे। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल।